अस्सलाम वालेकुम जी। नॉवल खोने जिगर होने तक की ये नवीं किस्त है। अंधेरा बहुत गहरा था, इस कदर दबीस कि उसे लगा वो जिंदा किसी कब्र में उतार दिया गया है। तुम मुझे बचाने नहीं आए ना? गीली और जख्मी आवाज गूंजी। वो करंट खाकर पलटा। उससे कुछ फासले पर वो सफेद लिबास वाली लड़की खड़ी थी। रोशनी सिर्फ उसके ऊपर थी, यूं जैसे उसे स्पॉटलाइट से फोकस किया हो। बेदाग दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, अलबत्ता हाथों पर खून लगा था। लंबे बाल ढीली सी पौनी में बंधे थे। मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुम ही नहीं आए। उसकी आवाज गुराहट जदा थी, आंखों में वो मोहब्बत और नरमी नहीं थी जो वो 10 साल खुद के लिए देखता रहा था। उस पर अजीब सा खौफ तारी हो रहा था। वो 2 कदम पीछे हटा। ये तो ऐश करता रहा अरुष, तड़प तो हम दोनों रही थीं। कार तार आवाज पर उसका सांस रुकने लगा। अरुष के पहलू उसकी माँ आ खड़ी हुई। वो तनफ्फुर से उसे देख रही थी। माँ नहीं, उसने खुश खलक के साथ कहना चाहा, तावील देनी चाहिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी हाजिम, कभी नहीं। वो चीखने लगी। उसे लगा कि कोई उसकी जान निकाल रहा था। सांस भारी होने लगा। सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दिया है दर, हर जगह हर लम्हा, और तुमने मुझे ये सिला दिया। अरूश तनफ्फुर से कह रही थी। उसने बदिक्कत नफी में सर हिलाया। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। माँ, मेरी बात सुने। उसकी आवाज लड़खड़ाई। मत कहो मुझे माँ, नफरत है मुझे तुमसे। हेजल आंखों में सफाकियत थी। उसकी रूह किसी ने कांटों पर घसीटी थी। हाजिम, अंधेरे में नरम सी आवाज उभरी, मगर वो मतवज्जा नहीं था। वो बस रुकते हुए सांस और सफेद पड़ते चेहरे के साथ अपनी माँ को देख रहा था, जिसे उससे नफरत थी। नाजिया को हाजिम से नफरत थी। तुम बदतरीन भाई और घटिया बेटे हो हाजिम, और कुछ नहीं। वो दोनों उसे तनफ्फुर से घूर रही थीं। हूबहू एक जैसी हेजल आंखों में एक जैसा ही तासुर था। हाजिम, आवाज पे उभरी। उसका सांस हकीकतन रुक रहा था। बदिक्कत उसने कदम उनकी तरफ बढ़ाए। उन दोनों का हिवला मध्यम हो रहा था। वो गायब हो रही थी। वो लड़खड़ा कर उनकी तरफ बढ़ा। माँ, नहीं, रुक जाएं, प्लीज। एक झटके से दोनों गायब हो गईं। वो तन्हा रह गया। माँ, वो करंट खाकर उठ बैठा। वो गहरे गहरे सांस लेता पसीने से भीगा हुआ था। उसके हाथ ठंडे हो रहे थे और नाखून सफेद पड़ रहे थे। होंठ जामनी हो रहे थे। हाजिम, क्या हुआ है यार? इधर देखो मेरी तरफ। उसके सामने बैठा आर्यान परेशानी से उसे देख रहा था। पिछले 2 हफ्तों से वो इसी तरह बुरे ख्वाबों से उठ जाता था, मगर ऐसी बुरी हालत उसकी पहली दफा हुई थी। पानी के 2 घूंट पीकर उसने ग्लास साइड पर कर दिया। सांस अभी तक नाहमवार था। हाजिम, इट्स ओके, सब ठीक है। आर्यान ने उसके हाथ सहलाते हुए कहा। उसने बदिक्कत नफी में सर हिलाया। भूरी आंखों में खौफ था। माँ, मुझसे नाराज हैं। उसकी आवाज लरज रही थी। वो लहजा लड़खड़ा रहा था। वो नाराज नहीं है। वो अपने बेटे से कैसे नाराज हो सकती हैं? उसने नफी में सर हिलाया। मैं उन्हें बचाने नहीं आया था। तब तुम छोटे थे हाजिम, ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो तुमसे नाराज नहीं है, टेक इट इजी। उसने फिर नफी में सर हिलाया। वो कुछ नहीं कह पा रहा था। वो कुछ नहीं समझा पा रहा था। आर्यान उसकी तेज चलती नब्ज महसूस कर सकता था। उसका सांस नॉर्मल नहीं हो रहा था। क्या ये टैकाकार्डिया था? आर्यान ने परेशानी से उसे देखा। उसके सफेद पड़ते चेहरे पर वहशत थी। हाजिम, काम डाउन, बस करो प्लीज, खुद को मार दोगे क्या? उसके लहजे में तड़प थी, दर्द था। मरना होता तो 2 हफ्ते पहले मर चुका होता। बहुत ढीठ हूँ, सालों पहले भी बच गया था, अब भी बच गया हूँ। उसके लड़खड़ाते लहजे में धीमी सी आंच थी। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? आर्यान ने बेबसी से पूछा। हाजिम ने शिकस्तगी से उसे देखा। तुम जानते हो माँ ने क्या कहा? माँ मुझसे नफरत करती हैं आर्यान। उसकी आवाज कांपी, दिल से खून रसने लगा। अरूश ने कहा कि मैं घटिया बेटा हूँ, मैं उन्हें बचा नहीं सका आर। उसने कितने दिनों बाद उसे आर कहा था। आर्यान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया। तकलीफ और दर्द से ज्यादा ये गिल्ट था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वो अपनी माँ और बहन का मुहाफिज था और उन्हें बचा नहीं सका। आर्यान ने उसके ठंडे पड़ते हाथ थामे। तुम लायन थे आजिम, तुम इंसान थे, खुदा नहीं थे। वो तुमसे नफरत नहीं करती, ये तुम्हारा खौफ है जो तुम्हारा ख्वाब बन जाता है। वो तुमसे कैसे नफरत कर सकती हैं? तुम उनकी जान हो। मेरा बेटा मेरी जान है, हाजिम जैसा कोई भी नहीं, अब्रिश भी नहीं, मेरे बेटे जैसा कोई भी नहीं। वो अपने बेटे से नाराज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। सॉरी माँ, आपको मेरी हिट की वजह से बॉल लग गई। आई एम रियली सॉरी। वो सर झुकाए रो रहा था। इट्स ओके बेटा, खेल में लग ही जाती है ना, ऐसे मत रो, मुझे चोट नहीं लगी बेटा।
مگر آپ کو درد ہو رہا ہے۔ نازیہ نے لمحے کے لیے رک کر بھوری آنکھوں میں چھائی اذیت دیکھی، پھر اسے خود سے لگا لیا۔ نہیں حازم، مجھے بالکل درد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ ان کے پاس ان کا بیٹا تھا، رضا کی کس کو پرواہ تھی؟ ان کے لیے تم سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، حازم کو چھوڑ دو، اسے جانے دو، وہ بچہ ہے۔ چیخ، فائر، خاموشی، اندھیرا۔ تمہیں اگر سب یاد ہوتا تو تب بھی وہ یہی چاہتی کہ تم اپنی زندگی نہ تباہ کرو، اور اب جب تم بالکل لائم تھے تو وہ کیسے ناراض ہو سکتی ہیں؟ سوچو، تم نے 10 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، کیا وہ تم سے نفرت کر سکتی ہیں؟ حازم خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ انہیں صرف ایک چیز تکلیف دے گی کہ ان کا بیٹا اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آریان نے وہی الفاظ دہرائے جو 7 سال قبل حازم نے اس کی بکھری ذات جوڑتے ہوئے ادا کیے تھے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، تنفس دھیرے دھیرے ہموار ہو رہا تھا۔ 6 سال قبل اگر تم نہ ہوتے حازم تو میں خودکشی کر لیتا، لیکن تم نے میری ذات کے ٹکڑوں کو جوڑا تھا، مجھے اپلفٹ کیا تھا، سو اب میں تمہیں اب کسی اندھی کھائی میں اکیلے اترنے نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے نرمی سے اس کے گرد بازو لپیٹ کر اسے خود سے لگا لیا۔ حازم مزاحمت نہیں کر سکا، اسے خود سے دور نہیں کر سکا۔ آریان اس کے تیزی سے دھڑکتے دل کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں حازم، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ ماں، وہ سسکا تھا، دل پھر کرچی کرچی ہوا، روح پھر زخم زخم ہوئی تھی، ہر دفعہ اذیت سوا ہوتی تھی۔ آریان نہیں جانتا تھا کہ اس کی تسلی جھوٹی تھی، الفاظ خالی تھے، وعدہ کھوکھلا تھا، ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا، اس لیے آسمان ابھی جامنی سا تھا۔ درخت اور پودے ٹھنڈی ہوا میں ہلکے ہلکے جھوم رہے تھے، لون پر چھایا پرسکون سا ماحول اعصاب کو پرسکون کر رہا تھا۔ ابرش آہستگی سے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور موبائل میز پر رکھ دیا۔ سر پر دوپٹہ لپیٹے وہ صبح کے اذکار پڑھ رہی تھی۔ اداسی سے سر اٹھا کر نیلے ہوتے آسمان کو دیکھا، وجود پر تھکن چھائی ہوئی تھی۔ یہ میرا سٹائل ہے۔ اس نے گردن گھما کر ساتھ رکھی خالی کرسی کو دیکھا۔ یہیں کافی پیتے ہوئے اس نے اترتی شام میں حازم کو اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی۔ موبائل کی میسج ٹون بجی، اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ آریان نے وائس نوٹ بھیجا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے پلے کیا۔ وہ ٹھیک ہے ابرش، رات کو تھوڑا ڈسٹرب تھا، باقی ایوری تھنگ از فائن ناؤ۔ آپ آئیں گی آج؟ آریان کی آواز تھکی ہوئی سی تھی۔ ابرش نے لب کاٹتے ہوئے آڈیو سنا، پھر جی آؤں گی انشاءاللہ لکھ کر بھیج دیا۔ آخر کیا دیکھا تھا اس نے جو اسے اس طرح ڈیمیج کر رہا تھا؟ اس نے تھک کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ خدا جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے، وہ ایمان لے آئی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا، اگر آج جو زہرا زندہ ہوتی تو کیا یہ برداشت کر پاتی؟ لاحاصل انتظار کے بعد بہن کا مر جانا اور پھر حازم کی بدترین ہوتی ذہنی حالت۔ ایک آنسو ٹوٹ کر کن پٹی پر بہہ گیا، ذہن کہیں بہت پیچھے چلا گیا، کوئی غیر مبہم سا منظر مبہم ہوا۔ آپ بھی بس بھی کر دو، اور کتنا خوار کرواؤ گی؟ اس کے پیچھے خفا سی آواز ابھری، وہ جو تیز تیز چل رہی تھی جھٹکے سے مڑی اور پیچھے آتے حازم سے ٹکرا گئی۔ آنکھوں کے آگے تارے ناچ رہے تھے۔ سر توڑ دیا میرا، کیا شے ہو تم؟ اس نے بے اختیار سر مسلا، دماغ گھوم گیا تھا۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر بکھرے شاپنگ بیگز اکٹھے کرتے ہوئے حازم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی خفگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل، میرا جو اتنی خوفناک شے کے ساتھ تصادم ہوا ہے، مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا نا۔ ابرش نے جھک کر بیگ اٹھاتے ہوئے کینہ توز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زیادہ طنز نہ کرو اور چلو، ڈنر کا ٹائم ہو رہا ہے، مامی جان ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اور یہاں جو مامی جان کا بیٹا آدھا ہو رہا ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے نا۔ ہم پہلی بار ایک ساتھ شاپنگ پر آئے ہیں اور تم ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے میں روز تمہیں یہاں لے آتی ہوں۔ ابرش نے تحمل سے کہا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر خود ہی نکل جائے، وہ ضد ہی اتنا کر رہا تھا۔ پہلا تجربہ ہی مجھے سکھا رہا ہے کہ دوبارہ کبھی نہ آنا۔ وہ بھی اتنا ہی خفا تھا۔ حازم، وہ جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹی۔ حازم نے بامشکل بریک لگائے، ورنہ پھر تصادم ہو جانا تھا۔ اب اگر تم نے مجھے تنگ کیا نا تو میں مامی جان کو بتا دوں گی۔ اس نے جیسے دھمکایا، تم شادی کے بعد بھی اس طرح شکایت لگایا کرو گی۔ بہت ہی معصوم سا لہجہ۔ حازم، ابرش نے پاؤں پٹکا، اوکے اوکے فائن، تم جو کرنا چاہو کرو۔ اس نے سلجھے انداز میں کہا۔ ابرش سر جھٹکتی تیز تیز چلتی سینڈل شاپ میں داخل ہو گئی۔ بس اللہ آج مجھے کنکال ہونے سے بچا لے۔
उसकी बुड़बुड़ाहट इतनी ऊंची थी कि अब्रिश ने सुन ली। उसने नजरअंदाज कर दिया। वो जानती थी कि वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा है। जब अब्रिश ने तीसरा हाई हील्स का जोड़ा पैक करवाया तो हाजिम से रहा ना गया। तुमने इतनी हील्स क्या करनी है? उसने झुककर दबी दबी आवाज में पूछा। तुम्हारे सर। अब्रिश अचानक लबों पर आने वाला जुमला बामुश्किल रोक पाई, मगर आगे भी हाजिम था। मेरे सर पर मारनी है? उसने पूछ लिया। नहीं, उसने दांत पीसे। 2 पैरों में और 2 हाथों में पहननी है। ओके, उसने निहायत समझदारी से सर हिलाया। अब्रिश मुस्कुराहट दबाती पलट गई। मंजर हवा में तहलील हो गया। वो उसे मिस कर रही थी। हर पल, हर सेकंड उसकी अजियत अब्रिश को अपने वजूद पर गुजरती महसूस होती थी। वो बेबस थी, लेकिन नाउम्मीद नहीं थी। उसे यकीन था कि वो उसे समझा लेगी। अगर पुराना हाजिम लौटा था तो वो अब्रिश की बात सुन लेगा। मुश्किल होगा, लेकिन हो जाएगा। माही गुल ने मेज पर कॉफी का मग रखा तो वो जैसे ख्यालों के धारे से निकली। मामी जान, मैं खुद बना लेती, आप आराम करती। वो बेइख्तियार शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं बेटा, तुम इस वक्त किचन में होती हो, आज नहीं थी तो मैंने सोचा खुद बना कर दे आऊं। वो नरम सी मुस्कुराहट के साथ बोली। आंखों में थकन सी थी। अब्रिश ने यासियत से उन्हें देखा। आर्यान का मैसेज आया? जी आया था, सब ठीक है, आप ख्वामख्वाह परेशान ना हुआ करें। उसने उनका हाथ थपक कर तसल्ली दी। वो फीका सा मुस्कुराई। आज जाओगी? अब्रिश ने मग लबों से लगाते हुए सर को खम दिया। वो आ जाएगा ना? जी इंशाल्लाह। अगर ना भी उसने मेरी बात मानी तो मैं ज़बरदस्ती मनवा लूंगी। वैसे अच्छा खासा ढीठ है आपका बेटा, याद है बचपन से आदत है उसे मेरी बात ना मानने की, मगर मैं हर दफ़ा मनवा लेती हूँ। याद है। माही गुल गीली आंखों के साथ मुस्कुराई। परेशान ना हो मामी जान, सब ठीक हो जाएगा, आपको खुद को तैयार करना चाहिए था। वो दुख से बोली। हमेशा से तैयार किया था अभी, मगर मुझे नहीं अंदाजा था कि ये सब इतना बुरा होगा। वो जख्मी से लहजे में बोली। अब्रिश चंद लम्हे उन्हें देखती रही। आप इतनी मोहब्बत कैसे कर लेती हैं मामी जान, हाजिम से, मुझसे? उसने धीरे से पूछा। माही गुल अजियत से मुस्कुराई। पहले जब वो आया था तब मैंने उसका बहुत ख्याल रखा था। उसके टेंट्रम्स और मूड स्विंग्स को अच्छे तरीके से संभाला था, सिर्फ नाजिया का एहसान उतारने के लिए जो उसने किया था। उसने हंगामी हालत में मेरे भाई को खून दिया था। वो जानती थी कि इस तरह घर और बच्चे छोड़कर आ जाने से उसके शौहर का रवैया बदतरीन हो जाएगा, मगर वो फिर भी आई थी, सिर्फ मेरी इल्तजा पर, क्योंकि तब ब्लड बैंक से खून खत्म हो चुका था। उसने मेरी माँ के बेटे को बचाया था, बदले में मैंने उसके बेटे का ख्याल रखा। लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि हाजिम पर कोई एहसान नहीं कर रही, नाजिया का बदला भी नहीं उतार रही। मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थी। मैं भले ही खून के रिश्ते से माँ नहीं थी, लेकिन मैं उसकी माँ थी, और ये एहसास काफ़ी था। मैंने उससे वैसी ही मोहब्बत की जैसे मुझे अहमद से थी। वो मुझे अहमद जितना ही प्यारा था। मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। मैंने खुद को भुला दिया। वो मेरा बेटा है, ये मुझे याद रहा। उनके चेहरे पर आंसू फिसल रहे थे। वो आ जाएगा मामी जान, परेशान ना हो, मैं उसे जानती हूँ। उसने एक माँ को खोया है, वो आपको कभी नहीं खोना चाहेगा। माही गुल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली। तुम ठीक हो? मग मेज पर रखते हुए उसने चौंक कर उन्हें देखा। हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा, जिसे उसने निगल लिया। मैं ठीक हूँ मामी जान, डोंट वरी। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती अभी। अब्रिश की आंखें भीगने लगीं। उसने सख्ती से रगड़ दी। तुम खुद से ये मजबूती का मुलम्मा उतार सकती हो बेटे। तुम्हें हर वक्त मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस ना हो तो? उसकी आवाज़ गीली थी। तो तुम माँ से शेयर कर सकती हो। अब्रिश खामोश रह गई। चंद पलों बाद उसने सर उठाकर उन्हें देखा। उनके जर्द चेहरे पर उसके लिए सिर्फ मोहब्बत थी। उसका दिल कटने लगा। हर हादसा डैमेज कर देता है मामी जान। कुछ तकलीफ़ों के जख्म भर जाते हैं और कुछ के ताउम्र रसते रहते हैं। बाबा की डेथ के बाद मुझे नॉर्मल होने में बहुत वक्त लग गया। 4 साल का अरसा मैंने खुद फरामोशी में गुजारा था। फिर मैंने खुद को अम्मी के लिए संभालना शुरू किया। उनके बोझ बांटने की कोशिश की। खुद को सिर्फ एक उम्मीद थमाई। जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक रोशनी को थामना चाहा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप सब मिल जाएंगे, खाला मिल जाएंगी, हाजिम मिल जाएगा। और फिर सब मिल गया, लेकिन खाला न मिल सकी। और जिस हाजिम को खोया था वो भी ना मिला। मैंने सब्र कर लिया कि तही दामन तो नहीं रही, कुछ ना कुछ तो पा ही लिया। और फिर जब सब मिल गया तो अम्मी छोड़ गई। उसने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। आंसू चेहरे पर फिसल गए। मैं रिश्तों के मामले में हमेशा बदनसीब रही हूँ मामी जान। मुझे कोई रिश्ता रास नहीं आता। आवाज़ कर्ब में डूबी थी, लहजा जख्मी था। ऐसे नहीं कहते बेटा। माही गुल ने बेइख्तियार उसे टोका। अम्मी शिकवा करने पर बहुत डांटती थी, मगर अब मेरा दिल करता है कि चीख चीख कर अल्लाह से शिकवा करूं कि एक आखिरी शख्स बचा था, वो तो मेरे पास रहने देते।
वो फूट फूट कर रो पड़ी। माही गुल ने मोहब्बत से उसे खुद से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। वो आ भी जाए तो उसे नॉर्मल होने में लंबा अरसा लगेगा। मैं जानती हूँ कि किसी अपने को खोने के बाद इंसान वैसा नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। सब ठीक हो जाएगा बेटा, मायूस नहीं होते। वो वैसे ही रोती रही। अल्तमिश ने गहरी सांस ली और कार से निकला। मुनद्दिम बस्ती में दोपहर की खामोशी छाई हुई थी। सुरमई दरवाजा खुला। वो धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। आंखों में करबूद आया। पिलर के साथ खड़े आसिम ने सर को कम दिया। अल्तमिश चंद लम्हे उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में गुलाबी सी नमी चमकी। उसने बेइख्तियार आंखें रगड़ी। आसिम एक नजर उसे देखकर कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में पुरसकून सी ठंडक थी। आसिम कुर्सी खींच कर बैठे और हाथ से उसे बैठने का इशारा किया। अल्तमिश ने लब काटते हुए इर्द गिर्द देखा, फिर झिझकता हुआ बेड के किनारे बैठ गया। चेहरे पर गैर आरामदाह सा तासुर था। उसने एक नजर आसिम को देखा। उनका चेहरा सपाट था। आंखों में अपनायत की कोई रमक नहीं थी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अल्तमिश ने आहिस्तगी से पूछा। वो दोनों सालों बाद मिले थे, मगर दोनों तरफ बर्फ सी ठंडक थी। तुम मजहर के घर क्यों जा रहे हो? लहजा सपाट था। अल्तमिश खामोश रह गया। हाजिम से मिलने, गहरी सांस लेकर कहा। वो वहाँ नहीं होता फिलहाल, और मजहर किसी सूरत तुम्हें उससे मिलने नहीं देंगे। अल्तमिश ने सर उठाकर उसे देखा। क्या तुम अभी भी आर्मी में हो? उसकी आवाज़ में हल्का सा खौफ था। मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरी फिक्र छोड़ो, मैं यहाँ तुमसे डील करने आया हूँ। अल्तमिश ने सवालिया अब्रूज गाए। तुम हाजिम से मिलना चाहते हो, मैं मिलवा दूंगा, बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। कैसा काम? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल पहले मैं तुम्हारा काम करूंगा। अगर तुम मेरा काम करने की हामी भर लो तो। अल्तमिश चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर सर को कम दे दिया। आसिम ने गहरी सांस ली। वो अल्तमिश से जबरदस्ती नहीं उगलवा सकते थे। अगर वो उसे गिरफ्तार कर लेते तो सुल्तान चौकन्ना हो जाता। हासिम के जरिए से वो उस तक पहुंच सकते थे। अब उन्हें कल का इंतजार करना था। आर्यान सिंह के आगे खड़ा बर्तन धो रहा था। कानों में एयरपॉड्स लगे थे। नहीं यार, एक हफ्ते की छुट्टी पर हूँ, फिलहाल तुम्हारे भाई को बर्दाश्त कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अहमद की बात सुनकर हंस दिया। तुम ऑफिस नहीं गए आज? उसने नल बंद करके किचन टावल उठाया। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हाथ खुश करके कॉल डिस्कनेक्ट की और किचन से निकल आया। लाउंज में बेआवाज टीवी चल रहा था। उसने रिमोट उठाकर टीवी ऑफ किया। हाजिम ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा बाल ब्रश कर रहा था जब आर्यान अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में सताइश उभरी। वाह, इंसान लग रहे हो, शुक्र है कोई हुडी नहीं पहन ली। वो उसकी नेवी ब्लू शर्ट को देखते हुए सोफे पर बैठा और पांव लंबे करके कैंची की सूरत में टेबल पर रखे मोबाइल रोशन कर लिया। हाजिम ने आईने में उसका अक्स देखा और सर झटकते हुए बेड पर बैठ गया। बेड क्राउन से टेक लगा ली। खामोश निगाहें आर्यान पर जमी थीं, जो स्क्रॉलिंग कर रहा था। आर, कुछ पलों बाद उसने मध्यम लहजे में पुकारा। तुम्हें इस कदर परेशान करने के लिए माजरत। आर्यान का हाथ पल के लिए रुका, फिर उसने सर झटका। पिछले 14 सालों से तंग ही कर रहे हो, किस किस बात के लिए माजरत करोगे? उसने हल्के फुल्के लहजे में कहते हुए बात गोल कर दी। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। आर्यान ने सर उठाकर उसे देखा। वो आंखें बंद किए नीम दराज था। चेहरा पजमुर्दा था। उसने मोबाइल बंद करके साइड पर डाल दिया। हाजिम, तुम घर नहीं जाना चाहते? उसके सवाल पर उसने आंखें खोलकर उसे देखा। भूरी वीरान आंखों में दर्द उभरा। उसने बिना कुछ कहे फिर आंखें मूंद ली। उनका कोई कसूर नहीं हाजिम, वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। तुम उन्हें सजा मत दो। मैं उनसे नाराज होने का सोच भी नहीं सकता आर, मैं बस उनसे मिलना नहीं चाहता। वो आंखें बंद किए वैसे ही बुड़बुड़ाया। अब की आवाज में अजियत नुमा थी। दिल में फिर दर्द उठने लगा। वजह? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे इस तरह आ जाने से उन पर क्या बीती है, खासतौर पर माहे गुल आंटी पर। हाजिम के चेहरे पर अजियत उभरी। आंखें खोलकर आर्यान को देखा। वो सब माँ से जुड़े हैं, वो मुझे हर लम्हा माँ की याद दिलाएंगे। उसके लहजे में बेबसी थी। तुम क्यों उन्हें भूलना चाहते हो? अच्छी बात है, उन्हें याद रखो। दर्द दिल में हुआ था, दिल से सारे जिस्म में फैला। कल्ब में उठती तकलीफ चेहरे से आया होने लगी। उसने मुठ्ठियां भींचकर आर्यान को जख्मी निगाहों से देखा। मैं सिर्फ आखिरी मंजिल भूलना चाहता हूँ आर, इससे पहले मुझे कुछ याद नहीं आता, और उसके बाद मुझे कुछ भूलता नहीं। वो आखिरी अजियत इतनी शदीद है कि मेरी बर्दाश्त खत्म होने लगती है। उसकी आवाज़ में दिल को काट देने वाला दर्द था। लहजे में झुलसते वजूद की आंच थी। आर्यान तकलीफ से उसे देखता रहा। वो 16 दिन बाद भी हाजिम से पूछने की हिम्मत नहीं कर सका था कि उसने क्या देखा था। डोरबेल बजी तो आर्यान गहरी सांस लेकर उठ गया।
हाजिम ने आंखें फिर बंद कर लीं। गहरे गहरे सांस लेता वो खुद पर काबू पा रहा था। तुम कभी मुझे तंग करना बंद करोगे हैदर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे मजे का काम कोई नहीं है। देख लेना, एक दिन तुम मुझे मिस करोगे। ये हादसा कभी नहीं होगा, भूल जाएं। उसकी आंखें गीली होने लगीं, जिन्हें उसने सख्ती से रगड़ दिया। उस आखिरी मंजिल की अज़ियत ख्वाबों तक उसका पीछा करती थी। वो क्यों सबसे पीछा नहीं छुड़वा पा रहा था? उसने बेबसी से सर हाथों में गिरा लिया। खुला दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया। हाजिम ने चौंक कर सर उठाया और साकित रह गया। स्याह बाएं में चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटे जख्मी निगाहों से उसे देखती वो अब्रिश थी या शायद अरूश थी। वो फैसला नहीं कर पाया। क्या वो वाकई पागल हो रहा था? सांस तो अब्रिश का भी रुका। वो 16 दिन बाद उससे मिल रही थी या 16 साल बाद? वो भी फैसला नहीं कर सकी। वो बेताबी से आगे बढ़ी। हाजिम साकित सामित उसे देखता रहा। वोट नहीं सका, मुज़ाहमत नहीं कर सका। हाजिम, तुम ठीक हो? उसका चेहरा छुआ, जैसे महसूस करना चाहा हो कि वो मौजूद है, उसके सामने है। से आंखों में तड़प थी, आवाज़ भीगी हुई थी। वो लम्स हाजिम के लिए गोया कोई अनगारा था। वो करण खाकर उठा। हाजिम, वो तकलीफ से उसे देखती रह गई। ऐसे ही, बिल्कुल उसी तड़प और बेताबी से आखिरी दफ़ा अरूश ने उसके गाल पर हाथ रखा था। वो लम्स वाकई अंगारा था। यहाँ से चली जाओ अब्रिश। वो क्लास डोर खोलकर टेरेस पर आ गया। अब्रिश ने आंखें रगड़ी और उसके पीछे आई। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। वो लाताल्लुक था। वो उसे नहीं देख रहा था। वो अपने जख्म फिर से नहीं उधेड़ना चाहता था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया हाजिम। उसकी गीली आवाज़ में हाजिम ने बेइख्तियार उसे देखा। उसकी सी आंखों में कर्ब था। वो हमेशा उसे रुला देता था। अगर तुमने अब्रिश को रुलाया ना तो मुझे माँ मत कहना। वो बेबस हुआ। क्यों हर मौके पर कोई ना कोई बात याद आकर उसकी हैसियत में इजाफा कर देती थी? तुम किस गुनाह की सजा दे रहे हो सबको? मैं कोई सजा नहीं दे रहा अब्रिश। वो थक कर बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम यहाँ तन्हा अजियत काटोगे और हम सब सुकून से रहेंगे? मैं सिर्फ अकेले रहना चाहता हूँ। अकेले रहने से क्या होगा? तकलीफ कम हो जाएगी तो ठीक है, तुम सारी जिंदगी तन्हा गुजारो, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मुझे पहले इस बात की श्योरिटी चाहिए कि तुम्हारी अजियत कम हो जाएगी। वो रेलिंग से टेक लगाए गर्दन मोड़े उससे जैसे जरा कर रही थी। हाजिम खामोशी से लॉन में उतरती शाम को देखता रहा। तुम जानते हो कि वो सब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, तुम फिर भी उन्हें छोड़ आए। हाजिम ने गर्दन मोड़कर अजियत से उसे देखा। मेरे अंदर इतना जहर भर चुका है अब्रिश कि अगर मैं वहाँ रहा तो सब मेरे रवैये से मुतासिर होंगे। मैं खुद को नहीं संभाल पाता। मैं अपनी अजियत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं उनमें से किसी को भी अपनी ज़ात से तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरा चले जाना बेहतर है। उसकी गीली बिखरी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि अब्रिश बामुश्किल सुन पाई। वो आंखों में हिज़न की नमी लिए उसे देखती रही। हम सब तुम्हें समझते हैं आसिम। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे? मैंने भी तो अपनी माँ को खोया है। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, यकीन करो। अब्रिश की आवाज़ भीग रही थी। हाजिम ने बेइख्तियार मुठियाँ भींची। तनफ्फुस भारी होने लगा। वो नहीं जानती थी कि उसने अपनी माँ को कैसे खोया है। वो उस अज़ियत से नहीं गुजरी थी जिससे वो गुजरा था। वो उसे नहीं बता सकता था। वो सारा सामान जुबान पर नहीं ला सकता था। सिर्फ सोचते ही वो पागल होने लगता था। बताना तो फिर दूर की बात थी। हाजिम, उसने सुर्ख पड़ती धुंधली आंखों से उसे देखा, फिर चेयर पर आ बैठा और सर हाथों में गिरा लिया। अब्रिश यासियत से उसे देख रही थी। हाजिम प्लीज बात समझो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। वो खामोश रहा। तुम चाहते क्या हो? मरना चाहता हूँ, मदद करोगी? अब के लहजा सपाट था, अजियत मफकूद थी। यानी कि मरने वालों के लिए मरना चाहते हो, मगर जो तुम्हें देखकर जीते हैं उनके लिए जीना नहीं चाहते। उसका लहजा बिखरा सा था। मेरा भी जीने को दिल नहीं करता। जब अम्मी चली गई थी तब तुमने क्यों मुझे उम्मीद दिलाई थी? फिर से जीना क्यों सिखाया था जब आखिर में तुमने मुझे छोड़ ही देना था? वो अजियत से उसे देखती कह रही थी। वो अब सपाट नहीं रह सका। उसने सर उठाकर उसे देखा। अब्रिश, ऐसे भी कोई वादा निभाता है? उसने सख्ती से गाल रगड़ा। डूबते सूरज की रोशनी में सिल्वर मोतियों का ब्रेसलेट चमका। हाजिम की नजरें उसके ब्रेसलेट पर जम गई। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट, जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी आबी, मैं अब तुम्हें कभी नहीं तंग करूँगा, प्रॉमिस। वो अपना वादा नहीं निभा सका। वो क्यों अब्रिश से किए वादे नहीं निभा पाता था? तुम्हें कोई परवाह नहीं है तो ठीक है, मैं सबसे कह देती हूँ कि तुम्हें भूल जाएं, दैट्स फाइन। वो तेजी से कहती उसके करीब से गुजरने लगी। हाजिम ने बेइख्तियार उसका हाथ पकड़ा। अब्रिश, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? वो उसकी तरफ पलटी। तुम्हें परवाह ही नहीं है।
تمہیں مامی جان کی پرواہ نہیں ہے جو تمہاری فکر میں دن رات ہلکان ہوتی رہتی ہیں، تمہیں ماموں کی پرواہ نہیں ہے جو تمہاری صورت میں اپنی بہن کو دوسری بار کھو رہے ہیں، تمہیں احمد اور میرال کی پرواہ نہیں، اور میں تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہوں۔ کان سے زخمی کر دینے والی آواز میں گیلی گلابی آنکھوں سے اسے دیکھتی کہتی گئی۔ حازم نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور کرب سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے پرواہ ہے ابرش، تم اکیلے رہے تو پاگل ہو جاؤ گے، تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آریان ہے یہاں۔ ابرش گہری سانس لے کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اور نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم موقع ملتے ہی آریان کو بھی ڈوز دے جاؤ گے۔ حازم نے تھک کر اسے دیکھا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، چاہے تم اس بات کو کتنا ہی جھٹلا لو۔ تمہارے لیے مجھے چھوڑنا آسان ہوگا، لیکن میں اپنے وعدے نبھاتی ہوں، وہی وعدہ جو میں نے تم سے کیا تھا۔ فار بیٹر فار ورس، ان سکنس ان ہیلتھ، انٹل دیٹ ٹیئر اس اپارٹ۔ جہاں تک میری استطاعت ہوگی تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، جہاں تک میری قدرت ہوگی میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ حازم نے سر گرا دیا، ہار مان لی، شکست تسلیم کر لی۔ یہ تکلیف اس کی تھی، اسے ابرش کو اس میں نہیں گھسیٹنا تھا۔ وہ اس سے کیے وعدے نبھانا چاہتا تھا، وہ اس کے آنسوؤں کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ تم چلو گے نا؟ ابرش نے پھر سے خوف کے تحت پوچھا۔ حازم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آس، امید اور تڑپ دیکھی، سر کو دھیرے سے اس بات میں خم دیا۔ ابرش اسے دیکھتی رہ گئی۔ تکلیف تب ہو رہی تھی جب وہ نہیں مان رہا تھا، اذیت اب بھی ہو رہی تھی جب وہ مان گیا تھا۔ اس نے چہرے پر پھسلتے آنسوؤں کے ساتھ بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھپکا۔ حازم نے شکستگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر باتھ روم سے نکلا تو بیڈ پر ابرش اس کا بیگ تیار کر رہی تھی۔ آخری شرٹ تہہ لگا کر رکھی اور زپ چڑھا کر اسے دیکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا جھک کر جوگرز کے تسمے باندھ رہا تھا۔ اس نے ایک تائرانہ نظر کمرے پر ڈالی اور پھر ٹھٹک کر رکی۔ آنکھیں سکیڑے آگے آئی اور جھک کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، دوائیوں کے نام پڑھے۔ وہ اینٹی ڈپریسنٹ اور نیند کی گولیاں تھیں۔ یہ تم کب سے لے رہے ہو؟ جب سے ضرورت پڑی۔ احمد کے ساتھ آئی ہو؟ لب کاٹتے ہوئے ابرش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لاؤنج میں آریان کے ساتھ بیٹھا احمد تھکان سے پیشانی رگڑ رہا تھا۔ ابرش کو نکلتے دیکھ کر دونوں بے اختیار اٹھے۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ بیگ تھا۔ وہ نہیں مانا۔ مان گیا ہے بھائی، کچھ کالز کر رہا ہے، اس نے رسان سے کہا۔ احمد نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آنکھیں رگڑتا کمرے سے نکل رہا تھا جب احمد کو دیکھ کر پل کے لیے ٹھٹکا۔ سلام، سر کو خم دیا۔ احمد لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا، زرد چہرہ، آنکھوں تلے ہلکے، وجود پر چھائی پسماندگی اور آنکھوں کی تھکن۔ وہ اسی گھاٹی میں اتر گیا تھا جہاں سے احمد اسے کھینچ کر واپس لایا تھا۔ ریاست واقعی خاک ہو گئی تھی۔ احمد بنا کچھ کہے پلٹ گیا، آنکھیں بار بار گیلی ہوتی تھیں جنہیں وہ رگڑ دیتا۔ آریان نے گہری سانس لے کر حازم کو دیکھا، پھر آگے آیا۔ کل پلان بنائیں گے، فائنل اٹیک کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنا خیال رکھنا حازم پلیز۔ آخر میں اس نے منت سے کہا۔ حازم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آریان بے اختیار اس سے گلے لگا گیا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک دفعہ میرے بارے میں سوچ لینا، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں۔ سالوں قبل تم نے مجھ سے کہا تھا اور میں مان گیا تھا۔ آج میں تم سے یہی چیز مانگ رہا ہوں، میری فیملی صرف تم ہو حازم، یاد رکھنا۔ اس کی آواز میں کرچیاں سی تھیں، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ حازم نے کرب سے آنکھیں موند لیں، اس کے پاؤں میں بہت سی بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ لاؤنج میں تناؤ پھیلا تھا۔ مظہر کے سامنے کرنل عاصم اور التمش بیٹھے تھے۔ دائیں طرف ماہی گل اس طرابی انداز میں انگلیاں مروڑ رہی تھیں۔ میرال عاصم کی وجہ سے کمرے میں تھی، دیوار گرد شیشے کی کھڑکیوں کے پار سیاہ ہوتا آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ معذرت عاصم، میں یہ نہیں مان سکتا۔ مظہر کا لہجہ بے لچک تھا۔ ایک دفعہ مل لینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اتنے پوزیسو کیوں ہو رہے ہیں؟ التمش خاموشی سے بیٹھا دونوں کو سن رہا تھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اگر اتنا ہی پوزیسو اپنی بہن کے لیے ہوتا تو وہ آج زندہ ہوتی۔ وہ زہر کھند لہجے میں بولے۔ میں نے ناجیہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، التمش نے تحمل سے کہا۔ مظہر نے استہزائیہ انداز میں اس کو دیکھا۔ پل پل جو تم نے اسے اذیت دی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا؟ میں تم سے ناجیہ کی نہیں، حازم کی بات کرنے آیا ہوں۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ان میں سے کسی نے التمش کو نہیں بتایا تھا کہ حازم کی یادداشت واپس آ گئی ہے، ورنہ وہ کبھی یہاں نہ آتا۔ آج رات یہاں آنا التمش رضا قمر کی زندگی کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ پہلی فاش غلطی اس نے 16 سال قبل کی تھی۔ اسی پر لاؤنج کا دروازہ کھلا، سب نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ احمد اور ابرش اندر داخل ہو رہے تھے۔ ماہی گل سانس روکے اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد کا رنگ سامنے بیٹھے التمش کو دیکھ کر بری طرح اڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر باپ کو دیکھا جو ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ احمد اور ابرش کے پیچھے آتے حازم کو دیکھ کر مظہر کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔
वो परेशानी से उठ खड़े हुए। माहिकुल हासिम को देखकर बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ी। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो बामुश्किल मुस्कुराया। सांस अंदर ही अंदर रुक रहा था। माहिकुल ने उसकी पेशानी चूमी और उसे गले लगा लिया। हासिम रज़ा को एक दफ़ा फिर अपनी रूह झुलसती महसूस हुई। एक ऐसा ही वक्त था जब उसके घर आने पर नाजिया उसे गले लगा लेती थी। ये क्या हालत बना लिया तुमने? हाँ, माँ पर तरस नहीं आता क्या? वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए गीली आवाज़ में कह रही थी। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। धीमे लहजे में उनका हाथ थाम कर तसल्ली दी। वो उन्हें माँ नहीं कह सका। माँ नाजिया थी। उसने इतना अरसा ये कैसे किया था? दिल उल्टी बिरसी से जख्मी हुआ था। माहिकुल अब्रिश को गले लगाकर रोते हुए उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। वो आगे से खफा हो रही थी। गहरी सांस खींचते हासिम की नज़र हासिम के दाईं जानिब खड़े शख्स पर पड़ी, जो बेकरार निगाहों से उसे देख रहा था। हासिम हैदर रज़ा का वजूद ज़लज़लों की ज़द में आ गया। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। ये यहाँ कैसे? बाबा ने कुछ नहीं किया हैदर, ये झूठ बोल रहे हैं। वो गीला और हारा हुआ लहजा उसकी समातों में गूंजा तो उसे लगा कि उसका दिमाग फटने वाला है। हासिम, अल्तमिश बेकरारी से उसके करीब आया। रज़ा ऐसा नहीं कर सकता। भूरी वीरान आंखों में खून उतरने लगा। पेशानी की रगें तन गईं। हासिम ने दोनों हाथों से उसका सर पकड़ा और दीवार पर दे मारा। हासिम नहीं। उस पर जैसे कोई जुनून सवार हो गया। वो पे दर पे उसका सर दीवार पर मार रहा था, लेकिन लरसते हाथों में इतनी ताकत न थी। हासिम और अहमद ने बदिक्कत दोनों को अलग किया। माहिकुल और अब्रिश सुन खड़ी बेयकीनी से उसे देख रही थी। हासिम, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? अहमद ने जैसे उसे झंझोड़ा था। उसने नफी में सर हिलाया। जिस्म कांप रहा था। चेहरा सफ़ेद और होंठ बेरंग हो रहे थे। आंखों में वहशत थी, खौफ था। इसने, उसकी आवाज़ को राहत जदा थी। इसने मेरी बहन को बेच दिया। सांसें उथल पुथल हो रही थीं। उन सब पर सातों आसमान टूटे। गर्दन से खून साफ करता अल्तमिश सुन रह गया। ये क्या कह रहे हो हासिम? मजहर की आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हो रही थी। वो आए थे। वो अरूज को लेने आए थे। उन्होंने माँ को मार दिया। उसके जुमले बेरब थे, मगर मफहूम पूरे थे, और ये मफहूम उनकी जान निकालने के लिए काफ़ी थे। हासिम, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। अल्तमिश ने तावील देनी चाही। वो नफ़ी में सर हिलाता पीछे हटा। कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। मेरे सामने उन्होंने माँ को मार दिया। ये आखिरी जुमला था जो उसके लबों से निकला था, और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हासिम, अहमद ने बर वक्त उसे संभाला था। अब्रिश और माहिगुल के पैरों तले ज़मीन खिसकी थी। क्या ये मौत है? डूबते जहन में आखिरी सवाल उभरा था। जिंदा रहकर मर जाना उसका कमाल था। अपनी कहानी को यहीं रोककर हम माजी के लंबे सफ़र पर निकलते हैं। कसरे उम्र गवाही देगा, कैसे कैसे कर्ब सहे हैं, कैसी कैसी रात गुजरी है हम पर इतने सालों में। तारीख थी 12 अगस्त। उनकी जिंदगियों के करतास पर फैला स्याह दिन, जिसने आंखों से सितारे नोच लिए, कई सांसों को तही दामन कर छोड़ा। 3 जिंदगियां तबाही की नजर हुई। खून और स्याही की अनमिट कहानी। अरूज ने नम बालों में ब्रश फेरते हुए हेयर बैंड उठाया और बालों को आगे से जकड़ते हुए अपना अक्स देखा। वो खामोश सी लग रही थी। हेजल आंखों में उदासी की हल्की सी रमक थी। दुपट्टा शानों पर फैलाते हुए उसने मुड़कर हासिम को देखा, जो सर झुकाए होमवर्क कर रहा था। लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैल गई। दबे कदमों आगे बढ़ी और उसकी मखसूस हेयर स्टाइल में जमे ब्राउन बालों को हाथ फेर कर खराब कर दिया। बाल बेतरतीब होकर माथे पर बिखर गए। उर्शी, वो रूहान सी हो गया। पेन का कैप ठक से बंद किया। अरूश मुस्कुराकर उसके सामने बैठी। मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा। उसने खफकी से रुख मोड़ लिया। ओह, अच्छा, अब मेरे बाल दोबारा सेट करें? मगर तुम मुझे ऐसे ज़्यादा प्यारे लगते हो। मैं हर हेयर स्टाइल में अच्छा लगता हूँ। अब जाएं। जनाब की खुशफहमी तो देखो, वो उठते हुए बोली। फैक्ट है, माने या ना माने। उसने मुस्कुरा कर कंधे उचकाए। अरूश ने ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठाया और उस तक आई। तुमने आज खाला के घर नहीं जाना था? ब्रश उसके बालों में फेरते हुए उसने पूछा। उसके सवाल पर हासिम के तासुरात बिगड़े थे। जाना था, लेकिन खाला ने फ़ोन नहीं उठाया और माँ ने कहा कि आज मत जाओ, शायद खाला घर पर नहीं थी। मगर तुमने तो अब्रिश के साथ उसका चार्ट बनाना था, अब क्या करोगे? अरूश ने आखिरी दफ़ा ब्रश फेरा। पता नहीं, अगर रात को चाचू आ गए तो उनके साथ चला जाऊंगा, मगर वो तो शायद परसों आएंगे। आज़म के चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे। आंखों में खफकी उमड़ आई। चाचू को एक दिन रुकना चाहिए था। उनकी अपनी लाइफ है हैदर, हमें मजबूर नहीं करना चाहिए। तुम बाबा के साथ चले जाओ। कभी बाबा को रात को जल्दी आते देखा है? अरुष हल्का सा हंस दी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो पढ़ो अब। वाह, सारा ध्यान भटकाकर कह रही हैं कि अब पढ़ो। वो भी खटाक से बोला। तुम पर अब्रिश का असर हो रहा है, जुबान बहुत चलने लगी है। चलें, आपने इतना तो माना कि उसकी जुबान बहुत चलती है।
मुझसे पूछें उसे झेलना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल ही है, इसीलिए आज तुम्हारा उससे ना मिलने पर मूड सख्त ऑफ है। अरुष ने जैसे उसे लिताड़ा था वो गड़बड़ा कर पीछे हुआ और बालों में उंगलियां चलाते हुए नोटबुक उठा ली। मुझे पढ़ने दें। अरुष मुस्कुरा कर उसे देखती उठ खड़ी हुई, एक नजर उस पर डालकर कमरे से निकली। उसका रुख किचन की तरफ था। डिस्पेंसर से ग्लास भरते हुए उसने मुड़कर नाजिया को देखा जो बर्तन स्टैंड में लगा रही थी। अम्मी मुझे मैथ्स की एक्सरसाइज समझनी थी, कब फ्री होंगी? असर के बाद इंशाल्लाह करवा दूंगी। उसने समझ कर सर हिलाया, कुछ याद आने पर आंखों में उदासी उभरी। बाबा आएंगे आज? वो पहले कब इतवार के दिन आते हैं? वो मसरूफ से लहजे में कहते हुए उसकी तरफ पलटी। अरुष लब खींचे उन्हें देखती रही। ना जाने क्यों दिल भर रहा था, उसे खुद पर हैरत हो रही थी। अम्मी, एक सवाल पूछूं? अरुष ने गहरी सांस भरकर उन्हें देखा जो अब सैलेड के लिए खीरे काट रही थीं। आप भी हैदर से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। नाजिया ने चौंक कर उसे देखा। उसने नजरें चुरा ली। ऐसे क्यों सोच रही हो बेटा? उन्होंने नरमी से पूछा, अलबत्ता आंखों में तशवीश उमड़ आई। बाबा भी करते हैं, सो मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं। उसके यासियत भरे लहजे पर नाजिया के दिल को धक्का लगा। कल रात वो रजा के लिए घर आने पर पानी का ग्लास आई थी, जिस पर उसने देर से लाने पर उसे झिड़क दिया। हाजिम रजा के साथ ही बैठा उसे दिन भर की सारी रौदात सुना रहा था, जिसे वो तवज्जो से सुन रहा था। अरूश भी पास ही बैठ गई तो बात बात पर उसे झिड़कता रहा। उसकी आंखों की नफरत और लहजे की करख्तगी महसूस करना एक 13 साल की लड़की के लिए मुश्किल नहीं था। क्या मेरे किसी अमल से तुम्हें लगा अरूश कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती या हाजिम से ज्यादा करती हूँ? अरूश ने लब काटते हुए नफी में सर हिलाया। तो बेटा ऐसे नहीं सोचते, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मेरा प्यार मेरी बेटी के लिए काफी है। उन्होंने नरमी से उसके बालों को चूमते हुए कहा। रहा हाजिम, तो वो बच्चा है अरूश, मैं उसे थोड़ी तवज्जो ज्यादा देती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि उसके सीखने का फेस है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जरा सा चूकने पर वो गलत राह पर लग जाए और अपने बाप जैसा बन जाए। वो नहीं बनेगा, अरूश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास माँ का प्यार और भाई का एहसास था, ये उसके लिए काफी होना चाहिए। बाप की मोहब्बत का हिस्सा तो हमेशा खाली ही रहना था। तभी बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। नाजिया का दिल ना जाने क्यों बुरी तरह धड़का। वो तेजी से बाहर निकली। अरूश ने खीरे का टुकड़ा मुंह में डालते हुए हैरत से उन्हें जाते देखा। बाहर हाजिम ने दरवाजा खोला तो 4 हट्टे कट्टे आदमियों से साइड पर हटाते हुए अंदर दाखिल हुए। कौन हो तुम लोग? हाजिम दरवाजा बंद करके तेजी से उनकी तरफ आया। नाजिया ने करन खाकर दुपट्टा सर पर डाला और आगे आई। हम रजा के जानने वाले हैं। अरूश हैरत से दरवाजे में आ खड़ी हुई। वो घर पर नहीं है, आप जा सकते हैं, हमें रजा नहीं भेजा है। अरूश और हाजिम ने नासमझी से एक दूसरे को देखा। नाजिया का दिल बुरी तरह किसी मंझधार में डूबा था। कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से होने लगा। वो चारों लहीम शहीम थे और सुरमई शलवार कमीजों में मलबूस थे। उन्होंने अजीब तर्ज के रुमाल बांध रखे थे। क्या चाहते हो तुम लोग? उनमें से एक आगे बढ़ा। उसके दाएं हाथ और गर्दन की बाईं तरफ ऊपर तले 4 दायरे बने थे और उनके ऊपर स्लेब का निशान बना था। मैं शकरा हूँ, रजा जुए में हार गया था, रकम उसके पास नहीं थी, सो उसने कुछ बेचा है। उसकी आवाज भारी और सपाट थी। तुम्हें जो लेकर जाना है लो और यहाँ से चले जाओ। नाजिया सख्ती से बोली। हम वाकई चले जाएंगे, अगर तुम शराफत से हमारे हवाले वो शय कर दो। शकरा ने अपने पीछे खड़े आदमी को इशारा किया। वो 2 कदम आगे आया और नाजिया को कोई कागज थमाया। रजा अहमद ने 50 लाख की शर्त हारने पर अपनी बेटी अरूश रजा को बेच दिया है। उस आदमी की आवाज कोई सूर था जो अरूश के कानों में फूंका गया। वो बेख्तियार लड़खड़ाई, सांस रुका, मौत वारिद हुई थी। वो बेदम सी माँ को देखी गई, जिनके हाथों से कागज छूट कर नीचे गिरा। हाजिम परेशानी से माँ और बहन के मुतगय्यर होते चेहरे देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारी गुफ्तगू उसके सर पर से गुजरी थी। ये झूठ है, रजा ऐसा नहीं कर सकता। नाजिया की आवाज लड़खड़ाई थी। घर के दरो दीवार ने उनका मजाक उड़ाया कि वो 17 साल उसके साथ गुजारने के बावजूद भी ये कह सकती हैं। हाजिम तशवीर से अरूश के पास आया जो किसी लाश की तरह सफेद पड़ गई। साकित, जामिद, उर्शी। उसने उसकी कोहनी हिलाई। वो उसके कंधे तक आता था। तुम रजा के साइन देख चुकी हो। सपाट सी आवाज गूंजी। ये क्या कह रहे हैं उर्शी? बाबा ने क्या किया है? अरूश खुश्क आंखों के साथ उसका चेहरा देखे गई। बस इतना सा साथ था, सब खत्म हुआ। कुछ नहीं किया, बाबा ने, ये झूठ कह रहे हैं। गीली आवाज और हारा हुआ लहजा। वो भाई को बाप के खिलाफ ना कर सकी। वो उसका एतमाद और यकीन ना खत्म कर सकी। वो खुद के लिए बेहिस हो गई थी। तुम कुछ भी ले लो, सारा सामान ले लो, मगर मेरी बेटी को ना लेकर जाओ, खुदा के लिए। हाजिम ने अपनी माँ को उनके सामने गिड़गिड़ाते देखा, हाथ जोड़कर बिलखते देखा। जो तय हुआ है हम वही लेंगे।
शकरा की आवाज सपाट थी। ये तो उसका रोज का काम था। हैदर, सरगोशी पर उसने मुड़कर उसे देखा। उर्शी की आंखों में कुछ नहीं था, हर एहसास से खाली, हर जज्बे से आरी। वो तुम्हारी तरफ मतवज्जा नहीं है, तुम भाग जाओ। उसे अब भी उसकी फिक्र थी, उसकी परवाह थी। ऐसे मत करो, खुदा के लिए, तुम कुछ भी कहोगे मैं करूंगी, मगर मेरी बेटी को छोड़ दो। बकवास बंद करो, मुझे गुस्सा दिलाया ना तो बहुत बुरा असर करूंगा। शकरा खुरदरे लहजे में बोलता पिस्तौल की नाल को थोड़ी पर रगड़ रहा था। मैं आपको और माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसका लहजा अटल था। हैदर, प्लीज जिद ना करो। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। जिंदगी में पहली बार अरूश को उसकी ढिठाई पर गुस्सा आया। चलो पकड़ो लड़की को, 1 घंटे में से 15 मिनट पहले ही जाया हो चुके हैं। अरूश ने दहशत ज़दा होकर माँ को देखा। उसका वजूद सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। नाजिया तेजी से उसके आगे आई। उनकी रंगत फक पड़ रही थी। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अल्लाह का वास्ता ऐसा ना करो, मैं तुम्हें हर रकम देने के लिए तैयार हूँ। उनमें से एक ने दरुस्ती से बाजू पकड़े उन्हें साइड पर किया। वो लड़खड़ाते हुए बामुश्किल गिरने से बची। उन्होंने जैसे ही अरूश को पकड़ा, उसे जैसे करंट लगा। छोड़ो मुझे, उसने वहशियाना अंदाज में चीखते हुए तड़प कर खुद को छुड़वाना चाहा। अरूश, नहीं प्लीज, इसे छोड़ो। माँ और बहन की चीखों पुकार हासिम के आसाब पर हथौड़े बरसा रही थी। वो खौफजदा सा 2 कदम पीछे हटा। अरूश वैसे ही उनकी गिरफ्त में मचल रही थी। उसकी कलाई की चूड़ियां एक एक करके टूट चुकी थीं। शकरा ने तैश से अरूश के गाल पर सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। लम्हे भर को उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुंह में खून का जायका घुल गया। ऐसा मत करो। नाजिया के दिल के 1000 टुकड़े हुए। आंखों से आंसू तेजी से लुढ़कने लगे। उनके सर पर एक शख्स बंदूक ताने खड़ा था। हासिम मुंजमद रह गया। कोई जवार भाटा उसके अंदर पकने लगा। बामुश्किल खुद को रोकते हुए वो तेजी से पलटा। वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हो? उसने मजहर को कॉल की। मजहर की मुतबस्सिम आवाज उसके कानों से टकराई। हासिम की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मामू, प्लीज जल्दी आ जाएं। हासिम, क्या हुआ बेटा, अम्मी ठीक हैं? उसी पल जोर से उससे खून खींचा गया। वो करंट खाकर मुड़ा। कदमों से जान निकलने लगी। निसार नामी आदमी ने उसे घूरते हुए कॉल काटी और मोबाइल दीवार पर दे मारा। एक झटके से हासिम को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले आया। उसकी गिरफ्त बहुत आनी थी। सहन में वैसे ही नाजिया बिलक रही थी। निसार ने हासिम को शकरा के सामने खड़ा किया। अरूश का दिल पल के लिए रुका। सरदार, इसने मजहर को कॉल मिला दी है। नाजिया ने चौंक कर सर उठाया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों से एक बच्चे पर नजर नहीं रखी गई। शकरा पूरी कुव्वत से धारा था। हासिम का दिल लरस गया। उसने मुठ्ठियां भींचकर हाथों की लर्जिश रोकने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉल करने की? उसने हाथ घुमाकर सन्नाटेदार थप्पड़ हासिम के चेहरे पर जड़ दिया। वो लड़खड़ा गया। नहीं। नाजिया तड़प उठी। रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसे छोड़ दो। अरूश की भीगी आवाज ने नाजिया के समातों में सीसा उंडेला। नहीं। अरूश, क्या कह रही हो? हासिम सुन रह गया। वो लोग उसकी बहन को जबरदस्ती लेने आए थे। वो मुजाहमत कर रही थी, मगर वो उसके लिए जाने को तैयार हो गई थी। उसने तड़प कर उसे देखा। नहीं उर्शी, प्लीज उनके साथ ना जाएं, प्लीज। चलो, ले चलो इसे गाड़ी में। रुको, पहले वादा करो, अम्मी और हैदर को छोड़ दोगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसकी आवाज में पिन्हा दर्द नाजिया की जान निकाल रहा था। वादा करते हैं, वैसे भी हमें सिर्फ तुमसे सरोकार है। अरूश ने लब भींच कर सिसकियां रोकी। सीने में दबी चीखें दफन कर दी। एक शिकवा की ना नजर आसमान पर डाली। हेजल आंखों में इतनी तड़प थी कि नाजिया को अपना दिल फटता महसूस हुआ। उन्होंने सफेद कपड़ों में मलबूस अपनी बेटी को देखा। वो उनकी जान थी, गमों की साथी थी, राजों की हमनवा थी। उनके दिल को हमेशा ठंडक पहुंचाई थी। उनके कदमों तले जन्नत कमाने के लिए वो उनके पैरों की जमीन बनी थी। कैसे उसके मुकद्दर में ये सब लिख दिया गया? कसूर सिर्फ एक ही था, वो बेटी थी। अम्मी, खुदा हाफिज। वो आखिरी अल्फाज थे। जिंदा किसी कब्र में उतारे जाने से कबल किया गया अलविदा। सब खो देने की पुकार। अरुष, नहीं, इसे छोड़ दो, खुदा के लिए। अब के नाजिया चीखी थी। अजियत रगों में उतर रही थी। हासिम को अपना आप फना होता महसूस हुआ। अरुष उसके करीब आ रुकी। उसने दुपट्टे से उसके होंठ से रास्ता खून साफ किया। हासिम, भीगी आवाज से उसे पुकारते हुए उसने उसे गाल पर हाथ रखा। 10 सालों में पहली बार उसे उस नाम से पुकारा था जो उसकी माँ ने उसे दिया। गोया अपना वजूद उसकी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। अम्मी के बाद मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे की है हासिम। मेरे लिए अपना ख्याल रखना, वो बनना जो मैं तुम्हें बनाना चाहती थी। हासिम ने तड़प कर उसके यक होते हाथ थामे। प्लीज उर्शी, रुक जाएं, ऐसा ना करें, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा, प्रॉमिस, प्लीज मेरे साथ रहें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता उर्शी, प्लीज। वो फूट फूट कर रो दिया।
भूरी आंखों में दिल को काटता दर्द था। एक आंसू अरूज की आंखों से टूट कर गिरता चला गया। वो उसकी जिंदगी थी, उसके आंसू रूह को जख्मी करते थे। बस करो तुम दोनों, हमारे पास वक्त नहीं है। शकरा ने झटके से दोनों के हाथ अलहदा किए और अरूज को ले जाने का इशारा किया। नहीं, उर्शी रुक जाए प्लीज। हासिम को खुद से आजाद करवाने के लिए मचला, उसे रोकने के लिए तड़पा, मगर निसार की कुव्वत मजबूत थी। अरूज ने आंखें मीचे सुरमई दरवाजे की दहलीज पार कर ली। नाजिया को लगा कि उनकी रूह कट कर अलग हो गई है। सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अल्लाह, माँ उर्शी को रोके प्लीज माँ। शकरा नाजिया के सामने आ रुका। उन्होंने बामुश्किल सर उठाकर उसे देखा। सुर्ख आंखों में वहशत थी। तुम्हारे भाई को आने में 20 मिनट लगेंगे, तब तक हम तुम्हारी बेटी से किया वादा पूरा करते हैं। वो खबासत से मुस्कुराया। अल्लाह, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, तुम मौत के लिए तड़पो मगर तुम्हें मौत ना आए। उनकी आवाज फट रही थी। शकरा हंस दिया। मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो, जानती हो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो हल्का सा मुस्कुराया। हम तुम्हारे अज़ाब बेचेंगे और तुम्हारे बेटे को अपनी तंजीम में शामिल करेंगे। नाजिया के सर पर कोई पहाड़ टूटा। आंखों में बेयकीनी उभरी। अरूज ने उन्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। वो रायगा जा रही थी। देखो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन हाजिम को छोड़ दो, उसे जाने दो, वो बच्चा है। वो एक दफा फिर तड़प उठी। एक दफा फिर उन फिरौनों की मिन्नत की थी। शकरा के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। यही बच्चा एक दिन हमारी तंजीम का लीडर बनेगा। हम बच्चों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। नाजिया का दिल डूबने लगा। सीने में सांस अटक रहा था। उन्होंने धुंधली पड़ती आंखों से हाजिम को देखा। हाजिम हैदर रजा, तुम ये चाहती हो कि हाजिम मुझसे नफरत करे? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो इंसान रहे, फिरौन ना बने। शकरा नाजिया पर पिस्तौल ताने 2 कदम पीछे हटा। हाजिम ने फना होते वजूद के साथ ये मंजर देखा। नहीं माँ, वो चीखा इतनी जोर से कि उसे लगा कि उसकी रूह के परखच्चे उड़ गए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो खुदा की हदूद से टक्कर ना ले, मेरा बेटा रहे, मेरा हाजिम रहे। नाजिया के इर्द गिर्द सिर्फ सन्नाटा था। वहशत का सन्नाटा, मौत की खामोशी। उन्होंने नीम खुली आंखों से हाजिम को बिलखते देखा। वो उन तक आने के लिए खुद को छुड़वा रहा था। उसकी भूरी आंखों में सिर्फ वहशत थी। अरूश मेरी रूह है और हाजिम मेरा कल्ब है। शकरा ने ट्रिगर पर 2 दफा उंगली दबाई। नाजिया के वजूद को झटके लगे। सीने से खून उबलने लगा। हाजिम के हलक से चीख निकली। एक पल हाजिम हैदर रजा का एक हिस्सा वहीं मर गया। वजूद के परखच्चे उड़े थे। उखड़ती सांसों और डूबते उभरते अंधेरों में उन्होंने हाजिम को देखा। जैन की मम्मा उसे छोड़कर चली गई, आप तो नहीं जाएंगी ना? मैं भला अपने हाजिम को छोड़कर जा सकती हूँ? प्रॉमिस करें, पक्का प्रॉमिस। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ी थी। जिस्म का रोम रोम कांप उठा। मौत अंधेरे में ढल गई। रोशनी गायब हो गई। बस नाजिया के जिस्म से निकलता खून था जो हर शय पर बह रहा था। हाजिम फना हो रहा था। अरुष। नाजिया के लबों पर वो नाम तड़प कर मचला। मौत स्याह पर फैलाए उनकी तरफ आने लगी। हाजिम। वो आखिरी लफ्ज था। वो आखिरी सरगोशी थी जो हाजिम को किसी चीख की तरह मुताविश कर गई। वो पुकार उसके जिस्म में अंगारे भर गई। वो आखिरी मंजिल उनके सामने था। वो हाजिम का सफेद पर्दा चेहरा था। वो उसे छोड़कर जा रही थी। वो अपने हाजिम को तन्हा कर कर जा रही थी। सांस टूटा था। लरजते लब साकित हुए। बंद आंखों से एक आंसू टूट कर गिरता चला गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। बंद आंखें, जर्द चेहरा, जामनी होंठ, सीने से उबलता खून, चेहरे पर खुश्क आंसुओं के निशान। माँ। उसकी चीख में इतना दर्द था कि उसे अपना दिल फटता महसूस हुआ। माँ प्लीज उठें, माँ मेरी बात सुने, मुझे देखें माँ, ऐसे नहीं करें। वो चीखते हुए उन्हें पुकार रहा था। दर्द से जान निकल रही थी। सांसें उखड़ रही थी। माँ मुझे छोड़कर ना जाएं, प्लीज ऐसा ना करें माँ। वो बेहाल हो रहा था जब निगाहों में खंजर के फल की चमक उलझी। शकरा खंजर लिए उसकी माँ पर झुक रहा था। नहीं। एक वहशत थी जो उसके वजूद पर छाने लगी। उसने सख्ती से आंखें बंद कर लीं, इतनी कुव्वत से कि उसकी आंखें दुखने लगीं। वो अपनी माँ की लाश की बेहुरमती नहीं देख सका। जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। जल्दी करो, लाश बोरी में डालो। हाजिम लब भींचे कपकपाहट रोकने की कोशिश कर रहा था। फटते हुए दिल के साथ उस पल उसने अपने मर जाने की दुआ की। 10 साल की उम्र और इंतहा की बर्बादी, जिस्म को तोड़ता दर्द, उखड़ती सांसें। बामुश्किल उसने आंखें खोली तो धुंधली बिसारत में दीवार फलांगते 2 अफराद को देखा। उन दोनों ने कुछ उठा रखा था। वो नजरों से ओझल हो गए। उसने अपनी माँ को ढूंढना चाहा, वहां कोई नहीं था। फर्श पर पहले खून के सिवा वहां कोई नहीं था। जिंदगी तमाम हुई। उसी पल उसके सर के पिछले हिस्से पर कोई भारी चीज मारी गई। रगों को चीरती अजियत खून में उतर गई।
दूसरी जर्ब पहले से शदीद थी। वो बेजान होकर रह गया। सर से उबलता खून चेहरे और गर्दन पर बहने लगा। आंखें नींव थी मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वजूद बेजान पत्थर हो रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। ज़हन तारीकी में डूबने लगा। हैदर, आज रात तुम्हारे फर्स्ट आने की खुशी में हम पार्टी करेंगे। अरूश खिलखिला रही थी। तुम्हें मुझे गिफ्ट देना होगा। सर पर दर्जन भर क्लिप्स लगाए अब्रिश कफकी से बोली, यार हाजिम, तुम्हारे साथ इंसान क्रिकेट नहीं देख सकता, दिमाग हिलकर रह जाता है। अहमद ने उलझन से उसे कहा, जम भाई। मिराल ने उसे देखकर कलकारी मारी। आज रात मेरे पास रुक जाओ हासिम, जोहरा मोहब्बत भरे लहजे में कह रही थी। यंग मैन, तुम तो कमाल के हो। मजहर की आंखों में सताइश थी। तुम दिन ब दिन ढीठ होते जा रहे हो। आसिम बरहमी से डांट रहे थे। मैं अपने बेटे की बात टाल सकता हूँ। रजा उसे रिमोट कार्स दे रहा था। मुझे मामा जान कहा करो लड़के, माहे गुल टपटने वाले अंदाज में कह रही थीं। जिंदगी सिर्फ हासिम के वजूद से मुकम्मल लगती है। नाजिया ने गीली आंखों के साथ उसकी पेशानी चूमी। लबों से सिसकारी निकली और नीम मुर्दा आंखें बंद हो गईं। दुनिया अंधेरे और सन्नाटे में डूब गई। डॉक्टर ताहा के कमरे में मौत सी खामोशी छाई हुई थी। सामने मजहर मुस्तरिब से बैठे थे। उनकी आंखों में परेशानी थी। हासिम से तुम्हारा क्या रिश्ता है मजहर? मेरी बहन का बेटा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो क्या हासिम के माँ बाप वहां नहीं थे? मजहर ने शिकस्तगी से नफी में सर हिलाया। ताहा ने दरहम से उन्हें देखा। मुझे सिर्फ इस बात की हैरानी है कि बच्चे ने सरवाइव कैसे कर लिया। उन्होंने ऐनक लगाते हुए फाइल अपनी तरफ खिसकाई। मजहर लब काटते हुए उन्हें देख रहे थे। खून ज्यादा बह जाने की वजह से दौरान इलाज उसके दिल की धड़कन रुक गई थी। उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मजहर चल रह गए। सर पर पड़ने वाली बदतरीन जर्ब ने दिमाग को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसने उसे अमनीशिया की तरफ धकेल दिया है। और स्टिल उन्होंने सर उठाया। उसकी सांस नॉर्मल नहीं है। मजहर ने कर्ब से आंखें बंद करके खोली। एक बात रहती है मजहर, ताहा ने थकान से कहा। पुलिस के पहुंचने से कबल बेहोशी के दौरान उसकी गर्दन काटने की कोशिश की गई थी, मगर शायद तब पुलिस पहुंच गई थी और वो लोग फरार हो गए। खंजर सिर्फ आधा इंच अंदर उतरा था। मजहर ने कई आंसू अंदर धकेले। दर्द दिल को काट रहा था। ये अमनीशिया, ये परमानेंट है? उन्होंने तकलीफ से पूछा। नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म ज़रूर है, क्योंकि उसके बाद दिमाग को हीलिंग के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। लेकिन किसी भी वक्त कोई भी चीज़ या इंसान देखकर, या अगर एमनीशिया से पहले वाले हालात रिक्रिएट हो गए, तो याददाश्त वापस आने के कई चांसेस हैं। लेकिन तब तक ये एक लंबा सफ़र है मजहर। एमनीशिया अपने साथ डिप्रेशन, बदतरीन टेंट्रम्स और एंजाइटी लाता है। तुम्हें उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। उसके मूड स्विंग्स को तरीके से हैंडल करना होगा। अभी हम देखते हैं कि एमनीशिया से पहले वाला हादसा याद करने की कोशिश करते हुए उसका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो कोशिश करेगा तो ये अच्छा साइन है, लेकिन अगर वो हिस्टेरिक होगा तो फिर काम लंबा है, क्योंकि एमनीशिया से पहले वाले हालात जिस्म पर बुरे असरात छोड़ जाते हैं। क्या वो नॉर्मल हो जाएगा? टाइम लगेगा, लेकिन अगर प्रॉपर केयर हुई तो ज़रूर। उन्हें यकीन था। मजहर ने लब भींचे जज्बात में सर हिला दिया। वो आईसीयू के कमरे में आए तो माहे गुल बेड के दाईं तरफ हासिम का हाथ थामे जेरे लब कुछ पढ़ रही थीं। मजहर ने तकलीफ से उसे देखा। बंद आंखें, जर्द नुचरा चेहरा और दाएं गाल पर नील का निशान। कई ट्रिप्स और ट्यूब्स सीने और बाजुओं पर लगी थीं। गर्दन के दाईं तरफ शहरत पर पट्टी बंधी थी। वो ऑक्सीजन मास्क के जरिए आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। उन्होंने सर उठाकर मॉनिटर को देखा, जिस पर उछलती कूदती नशेबो फराज में जाती लकीरें दिखाई दे रही थीं। गुल, तुम हाजिम का ख्याल रखोगी ना? माही गुल ने चौंक कर उन्हें देखा। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं उसे यही बताऊंगा कि वो हमारा बेटा है, जो कि वो है, और ये सब। उन्होंने उसकी चोटों की तरफ इशारा किया। ये सब एक्सीडेंट का नतीजा है। क्या ये उसके साथ सही होगा? मैं उसे नहीं बता सकता गुल कि उसकी माँ और बहन खो चुकी हैं। वो पहले ही स्टेबल नहीं है। ये चीज़ उसे तबाह करेगी। मैं तुम्हें मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन उसे ये भी महसूस ना हो कि तुमने उसमें या अहमद में कोई फ़र्क किया है। तुम ये कर लोगी ना? मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी, लेकिन ये सब कि अहमद को नज़रअंदाज नहीं करेगा। मैं उसे संभाल लूँगा, डोंट वरी। आप परेशान ना हो, बस नाजिया को ढूंढने पर ध्यान दें। हाजिम को मैं संभाल लूँगी, उसकी तरफ से बेफिक्र रहें। मजहर ने कर्ब से आंखें मूंद लीं। अहमद ने स्टडी का दरवाज़ा खोला। मजहर ने किताब से सर उठाकर उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराए। बाबा, आपने बुलाया था? जी, कुछ बात करनी थी। आपकी मम्मा जान क्या कर रही हैं? हाजिम और मिराल के पास हैं। वो चंद लम्हे खामोश रहे। आप जानते हो हाजिम यहाँ क्यों है? कुछ लोगों ने नाजिया पप्पो और अरूज को अगवा कर लिया है। अजियत बिखरी थी, तकलीफ सवा हुई। अहमद सुन रह गया, आंखों में खौफ उभरा। इसलिए मैं हासिम को अपने घर ले आया हूँ। आपने उसका रवैया देखा है? जी, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। वो फिक्रमंदी से बोला।
ऐसा इसलिए बेटा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर मम्मा जान ने कहा है कि उसे कुछ याद नहीं है, वो सब भूल गया है। अहमद, आप उसके बड़े भाई हो, ये बात हमेशा याद रखना। आपने उसका बहुत ख्याल रखना है, ओके? उसकी मम्मा उसके पास नहीं है। उसकी आंखों में नमी चमकी। अब हम उसकी फैमिली हैं। अहमद ने बेचैनी से उन्हें देखा। वो कब ठीक होगा? जल्द ही इंशाल्लाह। आपको याद है मूसा अपने साथ अपने भाई हारून को लेकर गए थे, क्यों? क्योंकि भाई एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होते हैं। अहमद ने झट से जवाब दिया। मसर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आप हासिम का सपोर्ट सिस्टम बनोगे तो आपको क्या मिलेगा? अहमद की आंखों में नासमझी उभरी। एक अच्छा दोस्त और बेहतरीन भाई, क्या यही आपकी डिमांड नहीं थी? उसकी माँ नहीं है अहमद, अब आपकी मम्मा उसकी मम्मा है। अब वो हमारी फैमिली है। मैं समझ गया हूँ बाबा, आप टेंशन ना लें, मैं आजिम का हमेशा ख्याल रखूंगा। ये 12 साला अहमद का अपने बाप से वादा था, जो वो अपनी आखिरी सांस तक निभाने वाला था। मजहर आंखों में हिजन की नमी लिए फख्र से अपने बेटे को देखते रहे, जिसने हमेशा की तरह आज भी उनका मान बढ़ाया था। उसने झुककर जोकर्स के तस्मे बांधे और सर उठाकर माही गुल को देखा, जो मेडिसन के पत्ते से टैबलेट निकाल रही थीं। चेहरे पर बेजारी दराई। मैं ठीक हूँ अब। उसकी आवाज़ मध्यम सी थी। माही गुल ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे उसने अब्रू भींचते थाम लिया। बिल्कुल, तुम्हारी आदत देखकर पता चल रहा है। मसरूफ से अंदाज में बेड से जैकेट उठाकर उसे थमाई और हैंगर उठा लिए। हाजिम, चलें। अहमद सर पर पी कैप पहनता अंदर दाखिल हुआ। ये सामने कितने तक ही तो जाना है, इतनी तैयारी क्यों कर रहे हो? माही गुल ने हैंगर वार्डरोब में लटकाते हुए पूछा। अहमद ने कंधे उचकाए। इसको लेकर जाना आसान है, ये कितने तक जाना भी ऐसा ही है जैसे जहाज में जाना। उसने हासिम की तरफ इशारा किया, जो खामोशी से दोनों को सुनता जैकेट के जिप चढ़ा रहा था। चलो अब जाओ, मगरिब से पहले आ जाना और ख्याल रखना, ओके? वो दोनों सर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। माही गुल ने गहरी सांस लेकर दोनों को जाते देखा। डूबती शाम का फसूं उनके घर के सामने मौजूद सब्ज खित्ते पर छा रहा था। 4 दिन पहले आए थे यहाँ, रोज आने में क्या हर्ज है? अहमद ने खफकी से रुख मोड़ा। मैंने तुम्हें कब मना किया है? वो दरख्त के तने से टेक लगाए घास मसल रहा था। मैं तुम्हारे साथ आने की बात कर रहा हूँ। उसी पल उनके सामने से आप बूट रुके। उन्होंने हैरत से सर उठाया। अगले ही पल दोनों बेइख्तियार उठे। वो 4 लोग थे। क्या चाहिए तुम लोगों को? उनके हुलिये बता रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए। फिर भी अहमद ने करख्त अंदाज में पूछा। लब दबाए हाजिम ने इर्द गिर्द देखा। सुनसान सड़क और मसदूद रास्ते। देखो लड़के, खामोशी से हमारे साथ चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। उनमें से एक ने हाजिम को बाजू से पकड़ा। अहमद की आंखों में खौफ उमड़ आया। हाजिम ने बाजू को मखसूस जाविये पर मोड़ा और एक झटका देकर हाथ छुड़वाया और सिरत से 2 कदम पीछे हटा। शकरा ने हैरत से उसे देखा। ना बहन को सकून था, ना इसे चैन है। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। बहुत शौक हो रहा है भागने का, हमारे पास वक्त नहीं है। इस लड़के को ख़त्म करो, अगर ये हमारे साथ नहीं चलता तो। अहमद की तरफ इशारा किया। उसी पल अहमद ने दांत खुद को काबू करने वाली कलाई में गाड़ दिए। वो बिलबिलाकर पीछे हटा। दूसरे ने आगे बढ़कर उसकी कलाइयां थामकर पीछे को ले जानी चाहीं। उसके नाखून अंदर तक उतर गए। वो बिन पानी के किसी मछली की तरह तड़पा था, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। कलाइयां रगड़ती चली गईं, बेइख्तियार वो कर रहा था। दूसरी तरफ शकरा सुर्ख आंखों से उससे आगे बढ़ा और हाजिम की गर्दन दबोचनी चाही, लेकिन वो करंट खाकर दाईं तरफ हो गया। शकरा ने नाखून उसकी गर्दन पर बने करंट को उखाड़ते चले गए। खून रसने लगा। वो संभल भी ना सका कि पीछे से किसी ने क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल उसकी नाक से लगा दिया। दिमाग अंधेरे में डूबने लगा। उसका जिस्म ढीला पड़ता गया। हाजिम, उसे होश खोते देखकर अहमद बेइख्तियार चीखा। उन अगवाकारों के पास पिस्तौल नहीं थी। इसे लगा था कि वो अपने सेल्फ डिफेंस से उन्हें चकमा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन ना था। हाजिम, मेरी बात सुनो, हाजिम। अहमद ने तड़प कर उसे पुकारा। आंसू आंखों में जमा होने लगे। जैसे ही उन्होंने हाजिम को गाड़ी में डाला, उसके हाथ काबू किए खड़े शख्स ने एक झटके से उसे छोड़ा और सिरत से वैन की तरफ लपका। अहमद तवाज़ुन बरकरार न रखने की वजह से लड़खड़ा कर गिरा था। वैन के दरवाजे बंद हुए और एक झटके से वैन आगे बढ़ गई। उसी पल एक सफ़ेद कार उसके पीछे जन से गुजरी। माही गुल ने मिराल के ऊपर कंबल ओढ़ाकर फीडर साइड टेबल पर रखा और जैसे ही सीधी हुई, अहमद भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी उड़ी रंगत और कलाइयों से टपकता खून देखकर माही गुल का सांस पल के लिए रुका। अहमद, ये क्या हुआ है? मामा जान। वो रो रहा था। हाजिम कहाँ है अहमद? उन्होंने बेकरारी से पूछा। रंगत फक पड़ने लगी। वो से लेकर मामा जान। उसके हाथों पर माही गुल की गिरफ्त मजबूत हुई। दिल बुरी तरह डूबा। पैरों तले जमीन खिसकी। उन्होंने वैसे ही अहमद का हाथ थामे लरसते हाथ से मोबाइल उठाया। वो मसर को कॉल कर रही थी। उनके जर्द पड़ते चेहरे पर खौफ था।
मजहर, हाजिम को अगवा कर लिया। पलकों पर आंसू लदे थे। मुझे नहीं पता, उसे ढूंढ कर लाएं प्लीज, वो पहले ही ठीक नहीं था। अहमद लब काटते हुए अपनी माँ को देख रहा था, जो सख्त वहशत ज़दा लग रही थी। कॉल बंद करके वो अलमारी की तरफ बढ़ गई। फर्स्ट एड बॉक्स लाकर वो बेड पर बैठी। अहमद ने नजरें झुकाई, उनके हाथ लरस रहे थे। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो खुद पर काबू क्यों पा रही हैं। मामा जान, उसने गीली सी आवाज़ में उन्हें पुकारा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा, आपके बाबा उसे ढूंढ लाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। जब से हलक दुख रहा था, आंसुओं की वजह से सामने का मंजर धुंधला रहा था। बामुश्किल उन्होंने पट्टी की गिरा लगाई और सर उठाकर अहमद को देखा। उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे पर खौफ था। उन्होंने उसे खुद से लगा लिया। आंसू तेजी से लुढ़कने लगे। अहमद भी माँ की आगोश में फूट फूट कर रो रहा था। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि हाजिम अली हमजा उसके लिए कितना ज़रूरी था। परेशान नहीं हो बेटा, इधर लेट जाओ, बस कुछ देर में बाबा आ जाएंगे। वो एक 12 साल के लड़के को बहला रही थी, जो कि अगवा की तमाम तल्ख हकीकतों को जानता था। अहमद ने खामोशी से सर हिला दिया। उस पर कंबल उड़ाकर माही गुल बाहर आ गई। आहिस्तगी से लाउंज के सोफे पर बैठी, नजरें झुकाकर अपने हाथों को देखा। वो उसकी माँ नहीं थी, फिर क्यों ऐसी तकलीफ हो रही थी कि दिल का कोई हिस्सा कट गया हो। उसे उनके घर आए 3 हफ्ते हो चुके थे। वो फूट फूट कर रोती, दिल फटने पर आ गया। वो जानती थी कि मगवी बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है, उन्हें कहाँ कहाँ से गुजारा जाता है। एक ज़मीनी जहन्नुम होती है जहाँ वो बच्चे धकेल दिए जाते हैं। वो हर चीज़ से बेनियाज बस रोए जा रही थी, और ये पहली मर्तबा था कि माही गुल ने हासिम के लिए आंसू गिराए थे। मेजर आसिम ने सर उठाकर उस बंद पड़ी फैक्ट्री को देखा, जो वीराने में तन्हा खड़ी थी। उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से जमे थे। हमेशा की तरह असर की नमाज के बाद वो उस पार्क में आ गए जहाँ कभी कभार अहमद और आसिम आया करते थे, मगर आज उन्हें देर हो गई थी, और यही देर उनकी मोहलिक साबित हुई। जब तक वो वहाँ पहुंचे वैन के दरवाजे बंद हो रहे थे। उन्होंने एक नज़र अहमद पर डाली। उसके जख्मी हाथ और सफ़ेद पर्दा चेहरा हर कहानी सुना रहा था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कार उस वैन के पीछे बढ़ा दी। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकले। फैक्ट्री के इर्द गिर्द खड़ी दीवारें छोटी थीं। अगवी हिस्से से वो आसानी से पलांग कर अंदर दाखिल हुए। एक मोड़ के इख्तिताम पर उन्हें वो चारों अफराद खड़े दिखाई दिए। तुम सुल्तान को कॉल करके बुला लो, हम अब निकलते हैं। सुर्ख पॉइंट से भी एक लड़के को उठाना है। निकाब लपेटे एक शख्स कह रहा था। उनके हाथों में पिस्तौल थी। पहले तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़के को अगवा किया हो और बॉस को बुलाना पड़ा हो। हमें जितना कहा गया है बस वही करें तो बेहतर होगा। मुझे उनके बॉस के आने से पहले आसिम को यहाँ से निकालना है। अगर वो आ गया तो काम लंबा हो जाएगा। आसिम ने बुड़बुड़ाते हुए उस शख्स को देखा जो अब मोबाइल निकाल रहा था। उन दोनों के हाथों में पिस्तौल निकल गई। चेहरे के रंग भी साथ ही उड़े। आसिम ने अगले फायर उनकी टांगों पर किए। दबी दबी चीखें उनके हलक से निकली। आसिम चंद लम्हे उन्हें देखते रहे। वो उनके सामने नहीं जाना चाहते थे। वो घूमकर उस एंगल पर आए कि अब उन दोनों जख्मियों की उनकी तरफ पुश्त थी। वो तेज़ी से आगे बढ़े और रिवॉल्वर बैक बैक वक्त उनके सरों के पीछे हिस्सों पर दे मारा। नाजुक हिस्से पर लगने से उनकी हवास खो गई। आसिम का दिल पल के लिए रुका, फिर वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। अंदर जर्द रोशनी फैली थी। सिलन सदा कमरा जिसमें कार्टन्स की भरमार थी। बाएं दीवार के साथ हाजिम मौजूद था। वो दीवार से टेक लगाए हुए था। आंखें बंद थी और चेहरा कंधे पर ढलका था। गर्दन के जख्म से बदस्तूर खून रस रहा था। आसिम ने लरसती उंगलियां उसकी गर्दन पर रखी। नब्ज चल रही थी। वो थक कर बैठे। सूख पड़ती आंखों में नमी उतरने लगी। हाजिम, आहिस्तगी से गीली आवाज में पुकारा। जवाब निदारित। आंसू लुढ़कने लगे। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पास नहीं था। मुझे होना चाहिए था। मुझे रुक जाना चाहिए था। उनकी बिखरी सी आवाज़ बहुत मध्यम थी। आंखें रगड़ते हुए उन्होंने मोबाइल निकाला। वॉइस कन्वर्टर ऑन किया। चंद घंटियों बाद मजहर ने कॉल उठा ली। अस्सलाम वालेकुम, आपका बेटा शहर के शुमाल में मौजूद बंद फैक्ट्री में है। पुलिस को लेकर जल्दी यहाँ आ जाएं। उसके साथ ही उन्होंने कॉल काट दी। वो नहीं चाहते थे कॉल के दौरान उनका नंबर ट्रेस कर लिया जाए। मोबाइल जेब में डालकर उन्होंने एक नज़र हाजिम पर डाली। चल लम्हे लब काटे वो उसे देखते रहे। फिर उसके माथे पर आए बाल पीछे हटाए। वो जानते थे कि उसे गिरते बालों से सख्त चिढ़ थी। आंखें भीगने लगी। झुककर उसकी पेशानी चूमी। कई आंसू गिरे। वो वहीं रहना चाहते थे, उसके पास, उसके साथ। बामुश्किल हिम्मत मुजतमा करते वो वहाँ से उठे। कदमों में हल्की सी लर्जिश थी। पलट कर देखने की हिम्मत नहीं थी। हाजिम ने मेजर आसिम की हिम्मत ख़त्म कर दी थी। वो नहीं जानते थे कि वो अपने से जुड़े हर शख्स की हिम्मत यूं ही ख़त्म करने वाला था। माही गुल ने पट्टी उठाते हुए अहमद को देखा, जो अपने बेड ग्राउंड से टेक लगाए सीने पर बाजू लपेटे हाजिम को देख रहा था। उनकी आंखों में बहुत से जज्बात थे। माही गुल ने झुककर हाजिम की गर्दन के जख्म की ड्रेसिंग चेंज की। उसे बाजियाब हुए दूसरा दिन था।
وہ زیادہ تر نشہ آور ادویات کے زیر اثر رہتا تھا۔ گہری سانس لے کر انہوں نے پائیوڈین کا کیپ بند کیا اور کمبل اس پر برابر کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئیں۔ کیا بات ہے احمد؟ کٹ الماری میں رکھتے ہوئے وہ اس تک آئیں اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا اور نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی نہیں۔ کیا بات ڈسٹرب کر رہی ہے؟ حازم کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آزمائشیں تو سب کے لیے ہوتی ہیں بیٹا، بس تکلیفیں مختلف ہوتی ہیں۔ مگر وہ ابھی چھوٹا ہے، اسے ان چیزوں کا کیا پتہ؟ وہ نازیہ کا بیٹا ہے احمد، اس نے اپنے بچوں کو دنیا کے لیے تیار کیا تھا۔ احمد چند لمحے خاموش رہا۔ اگر پھپھو کبھی نہ ملی تو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ماہی گل کا دل پل کے لیے ڈوبا۔ مل جائیں گی انشاءاللہ، آپ کے بابا ڈھونڈ رہے ہیں نا؟ اگر وہ کبھی نہ ملی اور حازم کو سب یاد آ گیا تو؟ اگر اس نے اپنی مما کے بارے میں پوچھا تو؟ اللہ بہتر کرے گا بیٹا، مستقبل کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہم نہیں روک سکتے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ احمد نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے سر تکیے پر گرائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھیں۔ قریب ہی کارپٹ پر میرال بلاکس بکھیرے بیٹھی تھی۔ احمد اسکول جا چکا تھا۔ حازم بیٹا اب ناشتہ کر لو۔ ماں؟ اس کی دھیمی آواز میں کچھ تھا جس نے ماہی گل کے دل کو زخمی کیا۔ اس نے احمد اور میرال کی طرح انہیں ماما جان نہیں کہا تھا، اس نے انہیں اسی لفظ سے پکارا جس سے وہ ناجیہ کو بلاتا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حازم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ حازم نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ جسم جانتا تھا کہ ایسا وعدہ پہلے بھی کیا گیا تھا جو ایفا نہیں ہوا، مگر دماغ نے ارد گرد بلند دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں۔ میں یہی ہوں، ہم سب یہی ہیں، چلو اب اٹھو، ناشتہ کرتے ہیں۔ دروازے سے نکلتے ہوئے ماہی گل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پیشانی رگڑ رہا تھا، اس کی اذیتوں کا سفر طویل تھا۔ سلطان نے گہری سانس لے کر شکرا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ تو وہ لڑکا ایک بار پھر بچ گیا۔ بوس اس دفعہ معاف کر دیں، ہم پھر کوشش کریں گے۔ اور شکرا بے بسی سے تیز تیز کہہ رہا تھا۔ سلطان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پہلے وہ لڑکی فرار ہو گئی، لڑکے کو تم جان سے نہ مار سکے اور اب تیسری دفعہ اغوا بھی نہ کر سکے، کیا سزا ہونی چاہیے تمہاری؟ بوس میری۔ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کی چاپ ابھری۔ شکرا نے مڑ کر دیکھا اور پھر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ ایک اونچا لمبا بھاری بھرکم جسامت والا شخص تھا۔ چہرے سے حیوانیت ٹپک رہی تھی۔ ساتھ کھڑا شخص سوٹڈ بوٹڈ تھا، حلیے سے وکیل لگ رہا تھا۔ اسے لے جاؤ، جو حال کرنا ہے وہ جانتے ہو۔ سلطان نے بے تاثر انداز میں شکرا کی طرف اشارہ کیا جس نے دہشت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ نہیں بوس، ایک موقع اور دے دیں، اس دفعہ قسم سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ بوس میری بات سنو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ، خدا کرے تم موت کے لیے تڑپو مگر تمہیں موت نہ آئے۔ سلطان بیزاری سے اس کا چیخنا چلانا سن رہا تھا جسے وہ جلاد صفت آدمی گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ وکیل کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک شخص کو جیل سے نکالنا ہے، نام التمش رضا قمر ہے، ڈیٹیلز اس فائل میں ہیں۔ اشارہ میز کی طرف کیا۔ وکیل نے سر کو خم دیا اور آگے بڑھ کر فائل اٹھا لی۔ چند لمحے بھر گردانی کرنے کے بعد سر اٹھایا۔ ہو جائے گا لیکن وقت لگے گا۔ رات کے کسی پہر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، نظر سامنے سجدہ ریز وجود پر پڑی اور پھر ٹھہر گئی۔ کمرے میں سائڈ لیمپس جل رہے تھے، اے سی کولنگ کی وجہ سے ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہونے لگی، خوف پھر کپ کپی بن کر جسم میں دوڑا تھا۔ ماہی گل نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی تھی۔ وہ کمبل مٹھیوں میں بھینچے لب باہم پیوست کیے بھاری ہوتے تنفس کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی گل پریشانی سے اٹھ کر اس کی طرف آئیں۔ حازم کیا ہوا بیٹا، کہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ آ رہے ہیں۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ انہوں نے جھک کر اسے اپنی آغوش میں لیا۔ شش، کوئی نہیں آ رہا، میں ادھر ہی ہوں اپنے بیٹے کے پاس، ریلیکس۔ ان کی آغوش میں سکون تھا، تحفظ تھا۔ اس کا خوف زائل ہونے لگا۔ آرام سے سو جاؤ، میں یہی ہوں، سب ٹھیک ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے وہیں نیم دراز ہو گئیں۔ مختلف آیات اور دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکتی رہیں۔ ان کا دوپٹہ مٹھی میں جکڑے وہ پرسکون ہونے لگا۔ ماہی گل نے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائیوں اور ٹیبلٹس کو دیکھا۔ انہوں نے تعصب سے اسے دیکھا جس کا ہلکا ہلکا تنفس اس بات کا گماس تھا کہ وہ سو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیسے ذہن سے نکل گیا۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے آہستگی سے اٹھ بیٹھی۔ ٹیبل سے آئنٹمنٹ اٹھا کر تھوڑی سی انگلی پر نکالی اور جھک کر اس کی گردن پر لگے کٹ پر مرنے لگی۔ ماں، وہ ہلکا سا کسمسایا۔ شش، میں ادھر ہی ہوں، ریلیکس۔
انہوں نے کیپ لگاتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ گہری سانس لے کر انہوں نے دوسرے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں احمد پرسکون سا سو رہا تھا۔ حازم کی آدھی ذمہ داری احمد نے اٹھا لی تھی۔ وہ اس کے ساتھ سارا دن گزارتا تھا، اپنے اسکول اور ٹیچرز کے قصے سناتا رہتا۔ بھلے ہی حازم کی طرف سے کوئی جواب نہ آتا، وہ زبردستی اسے باہر لے جاتا اور اس کی کسی انکار کو خاطر میں نہ لاتا۔ احمد کو صرف ایک بات تکلیف دیتی تھی کہ حازم کی ماما نہیں ہے۔ یہ بات اس کے دل میں کھپ چکی تھی۔ وہ عام بچوں کی بنسبت بغیر کسی غصے اور خفگی سے اس کے ٹینٹرمز برداشت کرتا تھا اور اسے خاموشی سے گلے لگا لیتا۔ ماہی گل بھی احمد کو پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگی تھیں کہ اس کے دل میں حازم کے خلاف کوئی جذبہ نہ بھڑکے۔ گیلی آنکھوں سے احمد کا چہرہ دیکھتے انہوں نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ دل نے بے اختیار ان کی اپنی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ یہ ایک پرانا سا کمرہ تھا۔ وسط میں موجود پلنگ پر 14 سالہ عالم خاموشی سے بیٹھا تھا۔ آنکھیں ویران تھیں اور چہرہ سپاٹ تھا۔ دفتن دروازہ کھلا اور سلطان اندر داخل ہوا۔ کندھوں پر شال ڈالے وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچا تم نے عالم؟ اس کے سرد لہجے میں نرمی تھی۔ عالم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پتھر سی سختی تھی۔ مجھے بدلہ لینا ہے، ہر ایک سے، ہر ایک کو ویسے ہی تباہ کرنا ہے جیسے مجھے میرے باپ کو کیا گیا تھا۔ اس کی آواز کار تار تھی۔ سلطان نے گہری سانس خارج کی۔ کندھوں سے بوجھ سرکا تھا۔ ایک اور زندگی اس کے جنون کی نظر ہوئی تھی، اور میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی مجھے اتنی ڈانٹ پڑی، احمد روحان سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حازم خاموشی سے سینے پر بازو لپیٹے اسے سن رہا تھا۔ اسے وہاں 1 سال ہو چکا تھا۔ سر کی چوٹ بھر چکی تھی، مگر گردن کا وہ نشان مستقل ہو چکا تھا۔ اس کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ اب وہ ٹینٹرمز کے ہاتھوں چیختا نہیں تھا، لیکن اس کی ذات ویسے ہی خول میں بند تھی۔ وہ راتوں کو ویسے ہی خوفزدہ ہو کر اٹھ جایا کرتا تھا، ویسے ہی اس پر ڈپریشن کا دورہ پڑتا تھا۔ وہ آریان ہے ہی اتنا بدتمیز، 2 سال جونیئر ہے، مگر حرکتیں ایسی کرتا ہے کہ گلا دبانے کو دل چاہتا ہے۔ احمد کی آدھی باتوں میں آریان کا ذکر ہوتا تھا۔ وہ اس کے سخت خلاف تھا۔ ہر روز حازم آریان کا کوئی نیا کارنامہ سنتا۔ اگلے مہینے جب تم اسکول جاؤ گے تو اس سے بچ کر رہنا، وہ ہر نئے آنے والے بچے کے ساتھ پرینک کرتا ہے۔ حازم نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مظہر نے 1 سال کے وقفے کے بعد اسے اسکول بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے دائرے میں رہنا چاہتا تھا، کسی دائرے کو اوور لیپ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ماہی گل کے بار بار سمجھانے پر وہ بامشکل راضی ہوا۔ اسی پل میرال کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ بس کسی طرح میرا میٹرک ہو اور میں ادھر سے نکلوں۔ وہ انسان ہے یا جن کہ جو تم اس سے اتنا تنگ آئے ہوئے ہو؟ حازم نے کافی دیر بعد اس کی کتھا سننے کے بعد سوال کیا۔ آفت ہے، مجھے تو شیطان کا سینئر منسٹر لگتا ہے۔ پٹر پٹر بولتے احمد کی زبان کو بریک لگی۔ میرال اپنے چاکلیٹ سے لتھڑے ہاتھوں سے اس کی سفید بیڈ شیٹ پر نقش و نگار بنا چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میرال، یہ کیا کیا ہے؟ اس نے بوکھلا کر ٹشو باکس سے ٹشو کھینچے۔ واللہ اگر ماما جان نے یہ ڈیزائن دیکھ لیے نا تو ہم تینوں کو الٹا لٹکا دیں گی۔ میرال کے ہاتھوں اور منہ سے چاکلیٹ لگی تھی۔ فراک پر بھی براؤن دھبے نظر آ رہے تھے۔ ایسے کھاتے ہیں چاکلیٹ؟ کتنی دفعہ کہا کہ سارا ریپر نہ اتارا کرو۔ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے ٹشو سے اس کا منہ صاف کر رہا تھا۔ اتنی سی ڈانٹ پر میرال کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس نے پانی سے لدی آنکھوں سے حازم کو دیکھا، جس کا دل فوراً پسیجا۔ ڈانٹ کیوں رہے ہو اسے؟ داغ ہی تو لگے ہیں۔ یہی داغ ہمیں ماما جان کے تھپڑ تک ریڈ کریں گے۔ اب ماں اتنی بھی ہٹلر نہیں ہے، حازم نے تردید کی۔ میرال اپنے ہاتھ چھڑوا کر حازم کی طرف لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا وہ چڑھ کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ میرال، وہ صدمے میں آ گیا۔ اس کی سفید شرٹ کا حال بھی بیڈ شیٹ جیسا ہوا تھا۔ بس اور لے لو اس کی سائڈ، ٹانگ جتنی بھی نہیں ہے، اور کارنامے دیکھو۔ میرال نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ گندا بائی۔ احمد سکتے میں چلا گیا۔ حازم نے بامشکل مسکراہٹ روکی۔ احمد، حازم، میں کھانا لگانے لگی ہوں، آ جاؤ۔ ماہی گل بولتے بولتے رکی۔ احمد کھینچ کر بیڈ شیٹ اتار رہا تھا اور حازم میرال کے ہاتھ ٹشو سے صاف کر رہا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ میرال نے کیا ہے، احمد نے فوراً کہا۔ نہیں، میں نے نہیں کیا۔ میرال کی طرف سے بھرپور نفی ہوئی۔ اف، میں کیا کروں تم لوگوں کا، دماغ گھما کر رکھ دیتے ہو۔ انہوں نے خوشمکی نگاہوں سے تینوں کا گھورا۔ حازم، اٹھ کر کپڑے چینج کرو، اور احمد بیڈ شیٹ بدل لو۔ میرال، ادھر آؤ، کپڑے چینج کروں۔ میرال نے وہیں سے ہاتھ اٹھا دیے کہ مجھے اٹھا کر لے جایا جائے۔ ماہی گل نے گہری سانس لی اور جھک کر اسے اٹھا لیا۔ ہائے، آج تمہارا پہلا دن ہے۔ حازم بیزار سا کرسی کی حد پر پینسل رگڑ رہا تھا جب وہ آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آریان ابراہیم کندھوں پر بیگ ڈالے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔
اس نے سر اسبات میں جنبش دیتے ہوئے چہرہ سیدھا کر لیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آریان ابراہیم سے 10 فٹ دور رہنا۔ پس منظر میں احمد کی آواز گونجی جسے اس نے پورے استحقاق سے نظر انداز کیا تھا۔ بیٹھ سکتے ہو۔ اور آریان ایسے خوش ہوا جیسے حفت کلیم کا خزانہ مل گیا ہو۔ حازم نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ سارا وقت آریان کسی شریف اور مہذب انسان کی طرح بیٹھا رہا۔ حازم نے کئی بار الجھ کر اسے دیکھا۔ احمد کی کھینچی شبیہ کے مطابق تو اسے اب تک کسی کا لنچ کھا جانا چاہیے تھا، ایک آدھ کو چلتے ہوئے دھکا دے دینا تھا، اور فی الحال کسی کے بیگ سے کل بلاتا ہوا کیڑا نکل آنا چاہیے تھا۔ آریان بیٹا، آج تو بہت خاموشی ہے کلاس میں۔ اردو کے سر شعیب نے مسکرا کر کہا۔ سر، اب سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تارک الدنیا ہو جاؤں گا۔ وہ جس سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا تھا، پوری کلاس منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ حازم کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا ہونا چاہتا ہے۔ آپ کو تارک الدنیا کا مطلب بھی پتا ہے؟ سر نے بامشکل مسکراہٹ لبوں پر روکی۔ دنیا کو چھوڑ دینا تارک الدنیا کہلاتا ہے۔ وہاں مکمل اعتماد تھا۔ بیٹا، دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر ویرانوں میں بسیرا کر لینا تارک الدنیا کہلاتا ہے۔ جی سر، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ کم بولو لیکن جامع بولو۔ کیا کہتے ہیں بزرگ؟ کیا بولو؟ سر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جامع یعنی کمپریہنسو، اس نے مسکرا کر کہا۔ حازم نے بامشکل مسکراہٹ روکی۔ سر شعیب نے صدمے سے اسے دیکھا۔ وہ تلفظ غلط ادا کر رہا تھا۔ جامع نہیں، جامع ہوتا ہے۔ انہوں نے بامشکل خود کو آخر میں ڈفر کا اضافہ کرنے سے روکا تھا۔ اب حقیقت کی دنیا میں واپس آ جائیں اور خود کو شاہین سمجھنا چھوڑ دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ آریان نے اس عزت افزائی پر کندھے اچکا دیے۔ یہ تو روز کا کام ہے۔ تم نے آریان سے دوستی کر لی؟ احمد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حازم جو پین لبوں میں دبائے سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے سوال پر چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اچھا لڑکا ہے۔ احمد نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برا ہے، بس حد سے زیادہ شرارتی ہے۔ اکثر اس کی شرارتیں اپنی حد کراس کر لیتی ہیں۔ اگر وہ تمہیں اچھا لگا ہے تو میں نہیں روکوں گا، لیکن بس دھیان رکھنا۔ حازم نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد تمہارا بھائی ہے؟ اگلے دن آریان نے بہت حیرانی سے پوچھا۔ اس میں کیا حیرانی کی بات ہے؟ نہیں، لیکن تم بھائی لگتے تو نہیں۔ بائی فیس کہہ رہا ہوں، یعنی آنکھوں کا کلر بھی کافی ڈفرینٹ ہے۔ حازم نے کندھے اچکا دیے۔ خیر چھوڑو، ویسے بھائیوں کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے، اس نے جیسے جتایا۔ حازم نے بیزاری سے اس کے بھاشن سنے۔ پتہ نہیں ان دونوں کا ایک دوسرے سے کیا مسئلہ تھا۔ ہو گیا، اب برائے کرم مجھے ٹیسٹ ریوائز کرنے دو۔ میں باہر جا رہا ہوں، فارغ ہو کر وہیں آ جانا۔ حازم نے سر ہلا دیا۔ وقت خاموشی سے بہتا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد آریان بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ تمہاری مما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ احمد تمہارا آڈیٹوریم میں انتظار کر رہا ہے، جلدی جاؤ۔ کسی نے حازم کا دل اتنی زور سے مٹھی میں بھینچا کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ خوف، شدید خوف تھا جو اس پر حاوی ہونے لگا۔ اگلے ہی پل وہ آریان کو ہٹاتا تیزی سے آڈیٹوریم کی طرف بڑھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی جان نکال رہا ہو۔ میں بھلا اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ آڈیٹوریم خالی اور نیم اندھیر تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی عقب سے قہقہا گونجا۔ وہ آہستگی سے پلٹا۔ اس سے چند قدم دور آریان مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یار حازم، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، تم تو زیادہ ہی سیریس ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ حازم کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا جس نے اس کی مسکراہٹ غائب کی تھی۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ سوری برو، یہ صرف تمہارا ویلکمنگ پرینک تھا۔ اس کا لہجہ آپ کے مدافعتی تھا۔ حازم بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ چوکھٹ میں کھڑا احمد سن رہ گیا۔ اس تک کسی نے خبر پہنچا دی تھی۔ وہ آریان کو جانتا تھا، وہ حازم کے شدید ریئیکشن کو بھی جانتا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف آیا۔ آریان ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹ واز ناٹ اے جوک۔ بھاری ہوتی آواز اور ضبط سے دکھتے گلے کے ساتھ وہ صرف یہی کہہ سکا۔ حازم چلو میرے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ حازم اسے گھورتے ہوئے جھٹکے سے وہاں سے پلٹ گیا۔ احمد نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا، پھر آریان کی طرف مڑا۔ کیا تھا یہ؟ دانت پر دانت جمائے وہ گرایا۔ آریان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم اپنے مذاق اپنے تک رکھا کرو، اس طرح کی گھٹیا حرکتوں سے کول بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ آئندہ میرے بھائی سے دور رہنا، ورنہ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ تنفر سے کہتے ہوئے وہ مڑ گیا۔ آریان ابراہیم کے اندر کوئی سناٹا تھا جس نے ڈیرے ڈال دیے۔ احمد کلاس روم میں آیا تو حازم سر جھکائے بیگ میں چیزیں ڈالتا دکھائی دے رہا تھا۔ حازم، یہ کیا کر رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں، بس 2 ہی تو پیریڈ رہ گئے ہیں، پھر اکٹھے چلیں گے، اس نے رساں سے سمجھانا چاہا۔
وہ جواب دیے بنا اپنے کام میں مشغول رہا۔ یار حازم، یہ صرف مذاق تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک میز پر پٹک دی۔ یہ مذاق نہیں تھا، یہ بالکل بھی مذاق نہیں تھا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ احمد نے گہری سانس لے کر اس کے ہاتھ سے نوٹ بک لی اور نرمی سے اسے دیکھا۔ میرا اگلے پیریڈ میں صرف ایک ضروری ٹیسٹ ہے، اس کے بعد چلیں گے، اتنا انتظار تو کر ہی سکتے ہو نا میرا۔ حازم نے بے بسی سے اسے دیکھا، اس کی بھوری آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ مجھے ماں سے ملنا ہے۔ اس کا انداز ضدی سا تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ حازم نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا عاصم، مما جان بالکل ٹھیک ہے، بس کچھ دیر بعد ہم چلتے ہیں، اوکے؟ وہ اس سے علیحدہ ہوا اور دونوں شانوں سے تھامے دھیرے سے سمجھایا۔ چوکٹ میں کھڑا آریان پلٹ گیا، چہرہ خاموش تھا، اسے ان بھوری ویران آنکھوں میں ابھرتی نمی اور ان میں چھائی وحشت اور خوف نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کوشچن سیٹ کرتے ماہر گل جیسے ہی مڑی، لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دونوں اسکول یونیفارم میں اندر داخل ہوئے۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں، انہیں دیکھ کر حازم کے قدم پل کے لیے رکے، پھر اگلے ہی لمحے وہ بھاگتا ہوا ان سے لپٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ آج ماں پر بڑا پیار آ رہا ہے، ماہر گل نے متبسم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، مگر تبھی انہیں احساس ہوا کہ وہ رو رہا تھا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حازم، کیا ہوا بیٹا؟ اسکول میں لڑائی ہوئی ہے؟ احمد، کیا ہوا ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ تھامے انہوں نے پیچھے کھڑے احمد سے پوچھا۔ وہ کندھے اچکایا گیا اور دھیمے لہجے میں ساری بات بتا دی۔ میں یہی ہوں حازم، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ میں بہت ڈر گیا تھا ماں، بہت زیادہ۔ اس کا لہجہ تھکان زدہ تھا، وہ بے حد حساس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا، اس نے اندر تک اسے مست کر دیا تھا، اس کی برداشت اور ہمت سب ختم کر دی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا حازم، اب پریشانی ہونا، ریلیکس۔ رات کو میرال کو سلانے کے بعد انہوں نے مظہر کو دیکھا جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے پر گردن موڑی اور سوالیہ ابروچ کھائی۔ بات کرنی تھی آپ سے۔ سن رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ حازم کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ کیوں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب اس کے ٹینٹرمز کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ ماہر گل نے گہری سانس لے کر فسوں افسوس کرتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ پہلے وہ ٹینٹرمز کی وجہ سے چیختا تھا، اب کمرے میں بند ہو جاتا ہے، مگر اس کے ڈپریشن اور سٹریس کا وہی حال ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مظہر چند لمحے لب دبائے سوچتے رہے۔ اچھا، میں کچھ کرتا ہوں۔ لاؤنج میں شدید شور برپا تھا۔ ماہر گل آلو کے آمیزے کو کباب کی شکل دیتے ہوئے ٹرے میں رکھتی جا رہی تھیں۔ میرال کی گڑیا بلند آواز میں لہکتے ہوئے کچھ گا رہی تھی اور میرال بھی اپنی گڑیا کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے نغمہ سرائی کر رہی تھی۔ صوفے پر پاؤں لمبی کیے حازم ہاتھ میں پکڑی کتاب کو پڑھ کم اور گھور زیادہ رہا تھا، چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ تبھی لاؤنج میں احمد داخل ہوا، اس کے کٹے بال ماتھے پر بکھرے تھے، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کون آیا تھا باہر؟ آریان۔ اس نے حازم کو دیکھا، جس نے لمحے بھر کے لیے کتاب چہرے سے ہٹائی اور پھر آگے کر لی۔ حازم تم سے ملنے آیا ہے۔ میں نہیں ملنا چاہتا، اس نے سپاٹ آواز میں کہا۔ ماہر گل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ غلط بات ہے حازم، گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، چلو اٹھو اور اس سے مل کر آؤ۔ تو احمد مل لینا اس سے، میں نہیں ملنا چاہتا، اس نے صفحہ موڑتے ہوئے کہا۔ وہ تم سے ملنے آیا ہے اور تم ہی جاؤ گے، اس طرح کسی کو انتظار کروانا نہایت غلط بات ہے۔ اب کہ ان کے لہجے میں سختی تھی، یہی سختی ان دونوں کو سدھار رکھتی تھی۔ وہ کسل مندی سے سیدھا ہوا اور کتاب سائڈ پر ڈال دی۔ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، ہمیں بغیر اکڑے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے حازم، کیونکہ غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں، سو اکڑنے کی کوئی وجہ ہی نہیں، اوکے؟ اس نے بے دلی سے سر ہلا دیا۔ آریان سینے پر بازو لپیٹتے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ جب قدموں کی چاپ ابھری، اس نے بے ساختہ سامنے دیکھا، سیاہ ٹی شرٹ پہنے وہ بال پیچھے کو جمائے سنجیدہ لگ رہا تھا، بھوری آنکھوں میں ویرانی تھی، گردن پر لگا مستقل کٹ کا نشان واضح تھا۔ آریان بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، وہ جواب دیتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھا اور سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے۔ کہو، کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ آریان خاموشی سے اسے چند پل دیکھتا رہا۔ کسی سے معافی مانگنا انتہائی کٹھن کام تھا، اس نے اعتراف کیا۔ دیکھو، کل جو بھی ہوا اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارا ریئیکشن اتنا انٹینس ہوگا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نادم سا اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ حازم چند لمحے خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر سر کو خم دیا۔ اٹس اوکے، لیٹ اٹ گو۔ آریان کے تنے کندھے ڈھیلے پڑے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تر آئی۔ تھینکس۔ یہ ان کی نہ ختم ہونے والی شاندار دوستی کا آغاز تھا۔